तो मानवा की जो शुरुआत होती है ना, उसमें कोई बोल रहा होता है, भाइयों मैं मजाक नहीं कर रहा, ये एकदम सच है। और दिखाते हैं कोई ना अपने फोन पे एक लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है, जिसमें वो बंदा बोल रहा होता है, तुमने तुमने भी वो देखा ना, एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो कि डाउनटाउन सियोल में दिखा है। और उसके पास भर भर के कमेंट्स आ रहे होते हैं। और तभी एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अपना फोन फेंकते ही ना एकदम दौड़कर बैल्कनी में खड़े हो जाता है। और वो हांफते हांफते अचानक से ऊपर की तरफ देखता है। वहां पर ना एक बड़ा सा डीमन भाई पूरे शहर को ढक कर खड़ा होता है। और ये देखकर वो डर से एकदम पीछे जमीन पर गिर जाता है और वो डीमन को देखते रहता है। तभी हमें राइटर बोलना शुरू करते हैं, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि मैं इस जगह तक जैसे पहुंचा हूं, वैसे मेरे दिमाग उतना सही सोच तो नहीं पा रहा, पर मुझे पक्का यकीन है वही वही इस चीज की शुरुआत थी। ये था 3 साल पहले, जब मैं अपना हाई स्कूल शुरू कर रहा था। और हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जा रहा होता है और कोई बोलता है क्लास 3, पहले ईयर का क्लास 3। और ये एक बंदा होता है जो कि वो क्लास को देखते हुए बोलता है, बस यही मेरी क्लास है। और वो गेट खोलते हुए उस क्लास में घुस जाता है। सबसे पहले उसे देखती है एक डेस्क पर सोती हुई लड़की। और तभी ना उसके तरफ क्लास के सभी एकदम घूम कर देखते हैं और ये बंदा थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी सब लोग एक दूसरे की तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं। और तब ये बंदे की सांस में सांस आती है। वो चुपचाप ये सोचते हुए जा रहा होता है, यहाँ का एटमॉस्फेयर तो भाई बहुत खतरनाक हो रखा है, मुझे चुपचाप कोने की सीट ले लेनी चाहिए। और वो जाकर ना एक बेंच पर बैठ जाता है और वो रिलैक्स हो जाता है। तभी हमें बोला जाता है एंट्रेंस सेरेमनी, नई जगह, नए लोग। और मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस था और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। और मैं इस बात की तो शर्त लगा सकता हूँ कि क्लास में जितने सारे थे ना, उनका इमोशन भी एकदम सेम होगा मेरी तरह, और उनके थॉट्स भी मेरी तरह ही डरावने वाले होंगे। और तभी एक लड़की क्लास में एंटर करती है और हमें बोला जाता है कुछ इतना ज़्यादा नर्वस होंगे ना कि वो एक नया जगह आए हैं। और कुछ को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और कुछ ऐसे भी होंगे जो कि पहले से ही अपने फ्यूचर की तैयारी शुरू भी कर दिए होंगे पहले दिन पे। बाकी ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी हॉबीज में लगे हुए होंगे। और उसी बीच में दिखाते हैं वो लड़के के सामने ना एक स्टेटस विंडो जैसी चीज आ जाती है। पहले उसे भरोसा नहीं होता, वो अपनी आंखें पोंछता है और फिर देखता है, और सच में उसके सामने एक विंडो थी। तभी हमें बोला जाता है कोई क्लास में ऐसा भी था जो इस चीज से परेशान हो रहा था कि उसे पहले दिन ही उसके सामने क्या क्या दिख रहा है। और ये एक स्टेटस विंडो होता है और उसमें लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आप नैक्सियोंग हाई स्कूल में एक्सेप्ट हो गए हैं। और ये स्कूल भरा हुआ है बहुत सारे रहस्य और बहुत सारी मिस्ट्रीज से। आपको इन सभी से पर्दा उठाना है, सभी मिस्ट्री को परखना है। और इस स्कूल में जितनी भी हिडन बातें हैं ना, उसे आपको ढूंढनी है। यहाँ तक कि आपको लेजेंड और घोस्ट स्टोरी में भी इन सभी को तलाशना है। और ये कैंपस में ये सब चीज़ें एकदम भरी पड़ी हैं। और इसके लिए ना आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे और आप एक स्पेशल एबिलिटी भी अनलॉक कर सकते हैं। वैसे बाद में ना आपको टीम मेंबर्स जमा करने पड़ेंगे ताकि आप रिजरेक्शन ऑफ डीमन किंग को रोक सके। ग्रेजुएशन से पहले ये दुनिया अब आपके हाथों में है। और नीचे लिखा होता है अगले पेज के लिए यहाँ जाएं। और हमें ऑथर बोलते हैं, और जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, वो हूँ मैं। और हमें पता चलता है यही होता है हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि सोच रहा होता है मैं बहुत ज़्यादा गेम खेलने लगा हूँ क्या। तभी लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट होती है और उसमें बोला जाता है ये ब्रॉडकास्टिंग रूम से अनाउंसमेंट हो रही है, फिलहाल कैंपस में लाइट गई हुई है, इसीलिए हमारा जो पावर है ना वो बहुत कम, एकदम लिमिटेड है। हम कोई टीवी से ट्रांसमिशन आज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सभी बच्चे जो एंट्रेंस सेरेमनी के लिए यहाँ पर आए हैं ना, वो सब कोर्टयार्ड में आ जाएं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें कोर्टयार्ड में आना ही आना है। मैं ये बात रिपीट करती हूँ और सभी बच्चे उठ के जाने लगते हैं।
और एकदम फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे होते हैं, क्या ये क्या दिक्कत है यार, पहले दिन ही हमें ये बाहर जाना ही क्यों पड़ रहा है। और मेन कैरेक्टर भी सोच रहा होता है, ये क्या ये कोई भी नहीं देख पा रहे हैं क्या। वो अपने स्क्रीन की बात कर रहा होता है और सभी लोग कोर्टयार्ड की तरफ बढ़ जाते हैं। मेन कैरेक्टर भी उन्हीं के साथ साथ जा रहा होता है और स्क्रीन को देखते हुए सोच रहा होता है, तो ये अगर मैं सही से सोच रहा हूँ, जो चीज़ें हमें गेम में दिखाई जाती है शायद इसे स्टेटस विंडो कहते हैं। और तभी राइटर हमारे साथ एक छोटा सा मजाक करने का सोचते हैं और वो बोलते हैं कि एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है 80% साउथ कोरियन आदमियों के सामने अगर कोई स्टेटस विंडो आ जाए ना, तो वो कोई भी प्रतिक्रिया देंगे ही नहीं, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। और फिर वो बोलते हैं, ऑफ कोर्स मैंने ये अभी मजाक किया था। और तभी वो आगे जाते हुए सोच रहा होता है, एक स्टेटस विंडो पता नहीं ये क्या हो रहा है, मैं स्कूल के पहले दिन ही पागल हुआ जा रहा हूँ क्या। और तभी कोर्टयार्ड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बच्चे एकदम लाइन में खड़े हो गए होते हैं मॉर्निंग के एंट्रेंस सेरेमनी के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी स्क्रीन की तरफ ही देख रहा होता है और सोच रहा होता है, ये चीज़ ये अभी तक गायब नहीं हुई। और तो और ये कहना क्या चाहती है, मिस्ट्रीज, अर्बन लेजेंड, घोस्ट स्टोरी, मुझे इनमें से किसी चीज़ से भी कोई लगाव नहीं है, मुझे ये पसंद भी नहीं है, तो फिर ये मेरे साथ ही क्यों। और यहाँ लिखा है कि इसे क्लिक करने से ये मुझे अगले पेज में ले जाएगी। क्या चीज़ है ये, बस एक क्लिक करना है, क्या मुझे ये अपने हाथों से करना है। और वो स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ाता है, तभी कोई उस पर चिल्लाता है, ओए तुम वहाँ पर, जल्दी करो लाइन में खड़े हो जाओ। और दिखाते हैं वो ना लाइन के बाहर होता है, वो लाइन में खड़े होते होते जी सर करके खड़े हो जाता है और सोच रहा होता है, मुझे ये एंट्रेंस सेरेमनी पे ना पहले फोकस करना चाहिए, क्या मैं इस चीज़ को गायब नहीं कर सकता। और अचानक से स्क्रीन फ्लिकर होती है और वो गायब हो जाती है। तभी मेन कैरेक्टर सोचता है ये गायब हो गया और प्रिंसिपल का स्पीच शुरू हो जाता है। वो माइक को टैप करते हुए बोलना शुरू करते हैं, मेरे प्यारे नाक्सियोंग हाई स्कूल के फ्रेशमैन, आप सभी से मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सबसे पहले मैं आप सभी का हमारे इस प्यारे स्कूल में स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ और मेरा नाम है शिन मून। और इतना कहते ही ना उसका चेहरा एकदम गुब्बारे की तरह फूलने लगता है, एकदम क्रीपी, और एक फटाक से साउंड होता है और उसके सर के टुकड़े टुकड़े फैल जाते हैं, खून के छींटे सभी जगह। यहाँ तक कि वो स्टूडेंट्स, भाई उनका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा होता है कि आखिर हुआ क्या। साइड में खड़ी मैडम, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और बाकी के पार्ट्स जमीन पर भी गिर गए होते हैं। वहाँ पे सभी तरफ एकदम खून ही खून फैल जाता है, किसी को कुछ भी नहीं पता चल रहा होता। ये देखकर मेन कैरेक्टर सोचता है, क्या 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 हुआ अभी, वो क्या था। और एक टीचर ना नीचे से स्टेज पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ती है, वो बोल रही होती है, प्रिंसिपल क्या क्या हुआ ये। और वो जब स्टेज पर चढ़ती है ना, वो देखकर एकदम चौंक जाती है क्योंकि प्रिंसिपल का सर ही एकदम गायब होता है। और वो डरते हुए बोलती है, हे भगवान। और फटाक से अपना फोन निकालते हुए बोल रही होती है, 911, हमें जल्दी से 911 पे कॉल करना होगा। और वो नंबर डायल करते करते अचानक से रुक जाती है और बोलती है, क्या ये नंबर किस चीज़ के लिए होता है, 911। और दिखाते हैं सभी टीचर्स के भी ना सर फूल गए होते हैं, सभी लोग के सर एकदम बलून की तरह फट फट करके फूटते हैं और सभी बच्चों में एकदम हाहाकार मच जाता है। सब लोग चिल्लाते हुए आसपास दौड़ रहे होते हैं। एक बंदा दौड़ते हुए बोलता है, साला ये क्या है। और दूसरा बोलता है, अबे मुझे क्या पता, चुपचाप भागता जा। और एक टीचर उन्हें बोलता है, हे तुम लोग वहीं रुक जाओ, पहले शांत हो जाओ। और दिखाते हैं वो और उसके पीछे वाले टीचर्स, सभी का चेहरा एकदम डरावना सा फूल जाता है और सब खत्म। सब स्टूडेंट्स में भी ना कुछ कुछ के सर फट रहे होते हैं और बच्चे लोग दौड़ते हुए बोल रहे होते हैं, ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और उसका सर भी फट जाता है और बहुत चिल्ला रहे होते हैं, मदद करो, मेरी मदद करो। जिन्हें घूमकर मेन कैरेक्टर दिख रहा होता है और वो बोल रहा होता है, होली शिट, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हमारे स्कूल कैंपस में ये चल क्या रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है मैं सबसे पहले स्कूल के बाहर निकल जाता हूँ। और वो स्कूल के बाउंड्री की तरफ दौड़ने लगता है
और तभी गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बच्चा जोर जोर से गेट पीट रहा होता है और वो गेट लॉक होता है। वो बच्चा फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, ये क्या है, इस समय में भी गेट लॉक किया हुआ है, साले ये गेट खोल, गेट खोलो, गेट खोलो। और वहां पे ना बच्चों की भीड़ जमा हो गई होती है और मेन कैरेक्टर ये देखकर सोचता है, क्या ये लॉक है, पर कैसे, मैं क्या करूं अब, मुझे क्या दीवार कूद के जाना चाहिए। और वो दीवार की तरफ देखता है ना भाई, वो देख के एकदम वो बोलता है नहीं, क्योंकि वहां पर भी बच्चों की एकदम भीड़ लगी हुई होती है। और एक दीवार पे जब चढ़ रहा होता है ना, बोलता है मैं पहले जाऊंगा, जल्दी हटो साइड। और दिखाते हैं कुछ बच्चे उसे नीचे की तरफ जोर से खींच रहे होते हैं और वो गुस्से में बोल रहा होता है, सालो मुझे नीचे मत खींचो। और ये देखकर मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, गेट के सामने और दीवार दोनों जगह इतना ज्यादा भीड़ लगा हुआ है, मुझे बाहर निकलने का तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा। क्या मैं इसी भागदौड़ में फंस जाने वाला हूँ? यहाँ पे कोई ना कोई दूसरा रास्ता तो जरूर होगा। तभी वहां के केबिन का गेट खुलता है और अंदर से वो गार्ड निकलता है और वो बोल रहा होता है, ओह ये सुबह सुबह इतना शोर क्यों हो रहा है बाहर। और वो जब आसपास देखता है ना, एकदम चौंक जाता है और चौंकते हुए बोलता है, क्या 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 हो रहा है यहाँ पे। और फिर उसकी नजर गेट की तरफ जाती है जहाँ बच्चे चढ़ते हुए चिल्ला रहे होते हैं, मैंने बोला ना मुझे मत खींच, अगर तू चढ़ नहीं सकता तो भाग जा यहाँ से। और ये देखकर गार्ड चिल्लाकर बोलता है, ओए तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना ये कितना खतरनाक होने वाला है, जल्दी से वापस चले जाओ और मैं जगह पे चले जाओ। और ये गार्ड को देख कर ना बहुत सारे बच्चे उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, वो एकदम चिल्लाकर बोल रहे होते हैं, चाबी कहाँ है चाबी। और वो गार्ड चौंकते हुए बोलता है, क्या अबे बास्टर्स तुम लोग पागल हो गए हो क्या। और वो बच्चे गार्ड की यूनिफॉर्म पकड़ के खींचने लगते हैं। गार्ड बोल रहा होता है, जाने दो मुझे, जाने दो सोलो बास्टर्स। और वो बच्चे बोल रहे होते हैं, जल्दी करो गेट खोलो, मुझे चाबी दो। और दिखाते हैं उसके पास भी ना भीड़ जमा हो गई होती है, कुछ लोग तो उसे मारने लगते हैं और बोल रहे होते हैं, अबे चाबियां देता है कि नहीं, तूने अभी तक हमें नहीं दे रहा, साले कर क्या रहा है। और वो गार्ड एकदम रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, और यहाँ पर कोई टीचर्स क्यों नहीं है, ये क्या हो रहा है। और इन्हें देखकर मेन कैरेक्टर सोचता है, साला ये कितना ज्यादा वफादार है, पिछले जन्म में कोई कुत्ता वगैरह था क्या, ये इतने लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं पर वो एकदम गेट बंद करके रखा है, चाबी भी नहीं दे रहा है। उसे कुछ दिख नहीं रहा क्या कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। पर चलो, इसका भी मुझे एक फायदा हुआ है, क्योंकि अब दीवार के पास वाली भीड़ कम हो गई होती है और वो सोच रहा होता है, अब मैं आराम से दीवार कूद कर भाग सकता हूँ। और तभी वो घूमकर पीछे नोटिस करता है ना, तो बहुत लोग चिल्लाते हुए उसी की तरफ दौड़ रहे होते हैं और कोई बोल रहा होता है, मैं मरना नहीं चाहता। और ये देखकर मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और वो बोलता है, मुझे जल्दी करनी होगी। और वो खाली दीवार की तरफ एकदम तेजी से लपक पड़ता है। दीवार तक पहुंचते हुए ना वो तेजी से उस पर चढ़ने लगता है। पीछे से आवाज आ रही होती है, मदद करो, मेरी मदद करो, मैं ऊपर नहीं पहुंच सकता। और दिखाते हैं एक बंदे ने ना मेन कैरेक्टर का भी पैर पकड़ लिया होता है और मेन कैरेक्टर उसे चिल्लाकर बोलता है, अबे साले छोड़ मुझे। और वो उस पे एक जोर की किक करता है और दिखाते हैं इसी बीच में ना उसका हाथ भी कट जाता है, जिससे वो जोर से कराता है, फिर भी वो दीवार को पार करने में कामयाब हो जाता है और वो दूसरी तरफ लैंड करता है और हांफते हुए अपना चेहरा पोंछते हुए बोलता है, मैंने कर दिखाया, पर भाई साहब आपने बहुत देर कर दी है, क्योंकि आपका चेहरा भी ना एकदम गुब्बारे की तरह फूल गया होता है। और मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, क्या, पर ये कैसे हो गया। और तभी उसका सर भी ब्लास्ट कर जाता है। एक नोटिफिकेशन आता है कि आप अब मारे जा चुके हो, आप फिर से अपने पहले चेक पॉइंट पे रीस्टार्ट करने वाले हो। लोडिंग। पूरे स्कूल में लाशों की ढेर बन गई होती है और स्क्रीन पे लिखाया होता है लोडिंग। और तभी मेन कैरेक्टर वापस अपनी दुनिया में जागता है और जोर से चिल्लाता है, क्या हो रहा है। और वो वापस क्लास में आ गया होता है और वो अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, मेरा सर, मेरा सर। और तभी वो नोटिस करता है कि उसके सामने ना वही वेलकम स्क्रीन वाली स्टेटस विंडो खुली हुई होती है और आसपास सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, अभी इसे क्या हो गया। और मेन कैरेक्टर
घूम के देखता है तो सभी बच्चे उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और उनमें से कोई बोल रहा होता है, इसकी दिक्कत क्या है? और दूसरा बोलता है, पागल वागल हो गया है क्या? और एक बच्चा मजाक उड़ाते हुए बोलता है, हाँ लगता तो है, ये सपने में कुछ देख रहा था, अभी अभी सो के उठा है क्या? और दूसरा बोलता है, तो सुबह सुबह मजाक करने लगा है? और तभी वो हंसते हुए बोलता है, ये कितना बेकार आदमी है, पहले दिन से मजाक शुरू कर दिया। और मेन कैरेक्टर ये देखकर एकदम चौंक जाता है और चुप हो जाता है। और तभी वो सोचने लगता है, ये ये अंधेरा क्लासरूम और बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये चल क्या रहा है भाई? क्या मैं सपना देख रहा हूँ या सच में? पर मैं जो देखा था वो कोई सपना नहीं था, एकदम असलियत लग रहा था। और उसके बारे में सोचते हुए ना मुझे एकदम उल्टी आ जाती है और वो अपना मुंह ढकते हुए सोच रहा होता है कि तो ये चल क्या रहा है? क्या क्या मैं सच में टाइम में पीछे आ गया हूँ? मैं एक बार मरा और मैं अपने पास्ट में आ गया। और तो और ये स्टेटस विंडो, ये तो एकदम से ही एक गेम जैसा है। तभी होता है लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट, और वही सेम टू सेम अनाउंसमेंट कि ब्रॉडकास्टिंग रूम से है और कैंपस में लाइट गई हुई है और हमारे पास बिजली कम है और एक टीवी ट्रांसमिशन नहीं हो सकती, इसीलिए सभी एंट्रेंस सेरेमनी वाले कोर्टयार्ड में चले जाए। और ये सुनकर मेन कैरेक्टर के होश उड़ जाते हैं और भाई वो अपना सर पकड़ के बैठा होता है और बोल रहा होता है, ये शुरू हो गया, ये कंटेंट जो ब्रॉडकास्ट किया गया है ये भी एकदम सेम है। और वही सभी बच्चे ये बोलते हुए जा रहे होते हैं, क्या क्या दिक्कत है इसे, इतनी सुबह सुबह बाहर जाना है? और मेन कैरेक्टर अपना सर पकड़े हुए सोच रहा होता है, इस समय पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे चीज़ें बदलनी है ना तो मेरे पास बस एक ही रास्ता है, ये स्टेटस विंडो। और वो नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देता है। तभी नोटिफिकेशंस आना शुरू होते हैं, ट्यूटोरियल शुरू हो रहा है। आप एक शांत और शर्मीले बच्चे हो और आपका ना अभी तक का स्कूल लाइफ बहुत बोरिंग गया है, क्योंकि आप एक एवरेज बच्चे थे सभी चीज़ों में और आपकी लुक्स भी बहुत एवरेज है। आज आपका पहला दिन है आपके 3 साल के हाई स्कूल का। और तो और इस दिन बाकी सभी बच्चे एकदम एक्साइटमेंट में मज़े कर रहे हैं, पर आप नहीं, क्योंकि आप इस दिन से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और आपको कोई मज़ा भी नहीं आने वाला है। पर फिर एंट्रेंस सेरेमनी में कुछ ऐसा होता है जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये स्कूल कोई मामूली स्कूल नहीं है। यहाँ पर की जो फीलिंग है ना एकदम अनईजी वाली, यहाँ पे जो इवेंट्स बीतने वाले हैं, जो आप इनकाउंटर करेंगे, वो कोई मामूली क्राइम्स थोड़ी होंगी, पर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक स्ट्रेंज कहानियाँ होने वाली है। वैसे भी ये बस आपका पहला ही दिन है आपके लंबे 3 साल के सफ़र का, और ये आपको डिसाइड करना है कि आप ये क्या करना चाहते हैं। क्या आप इस सिचुएशन को ऐसे ही जाने देना चाहते हैं या फिर आप कुछ करना चाहते हैं? और मेन कैरेक्टर ना अभी तक में असेंबली में आ गया होता है और अपनी स्टेटस विंडो देख रहा होता है और उसमें एक क्वेस्ट आ जाता है, पहला कि आपको 3 दोस्त बनाने हैं और एक क्लब शुरू करना है, और दूसरे में लिखा होता है आपको 10 घोस्ट स्टोरी पॉइंट्स मिलेंगे और ये स्टेटस विंडो भी अनलॉक कर दी जाएगी। और मेन कैरेक्टर ये देखकर सोचता है, एक ट्यूटोरियल, एक क्वेस्ट और उसके लिए पॉइंट्स, जैसा कि मैंने पहले सोचा था ये एकदम ही गेम के तरह है। अंतर बस इतना है कि वो जो दर्द मुझे पिछली बार हुआ था ना, वो कोई वर्चुअल नहीं था, वो मैं सच में फील किया था। और तो और मुझे करना ही क्या चाहिए, मैं ये कोर्टयार्ड में फिर से पहुंच गया हूँ क्योंकि वो टीचर हम सभी को ज़बरदस्ती क्लास से बाहर भेज दिए है। वेल जो भी हो, क्या क्या वो सभी चीज़ें फिर से होने वाली है? क्या मुझे स्कूल से जल्दी घर चले जाना चाहिए? नहीं, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मैं सारी चीज़ें इमेजिन कर रहा हूँ। वैसे मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है ये सब सोचने के लिए, जब मेरी जान यहाँ पर दांव पर है। पर यहाँ पर बहुत सारी अजीब चीज़ें हो रही है जिसके बारे में मैं सही से सोच भी नहीं सकता। और इस बार मैंने एक उपाय किया है, मैं लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ हूँ और अगर कुछ भी होता है ना, मैं एकदम फटाक से कैंपस से सबसे पहले बाहर निकल जाऊंगा। जैसे ही वो प्रिंसिपल का सर फटता है और फिर से प्रिंसिपल अपना इंट्रोडक्शन शुरू करता है, मेरे प्यारे नाक्सियोंग हाई स्कूल वासियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने हाई स्कूल में। मेरा नाम है, और भाई
उसका सर फिर से एकदम गुब्बारे की तरफ फट जाता है और सभी बच्चे वापस से शॉक में होते हैं। पर हमारा मेन कैरेक्टर नहीं, जो कि बोलता है अभी, और वो तेजी से पीछे घूमते हुए गेट की तरफ दौड़ने लगता है। और सभी बच्चे तो अभी भी आगे ही देख रहे होते हैं और मेन कैरेक्टर भागते हुए सोच रहा होता है मुझे मुझे वो गेट तक किसी भी तरह से पहुंच जाना है, इससे पहले कि वो बाकी लोग मेरे पास आ जाए और ये जगह में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए। तभी वो घूम के पीछे देखता है और चौंक जाता है, क्योंकि वो बच्चे ना एकदम तेजी से भाग रहे होते हैं। और वो बोलता है वो कितना तेज भाग रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मेरे पीछे तुरंत लग जाएंगे। और वो एकदम जोर से चिल्लाता है मिस्टर सिक्योरिटी गार्ड। और वो सिक्योरिटी गार्ड जो सो रहा होता है, तुरंत उसकी नींद खुलती है और वो बाहर आते हुए बोलता है क्या ये सब चीज़ें क्या हो रही है, वो भी एंट्रेंस सेरेमनी के दौरान। तभी मेन कैरेक्टर उसकी तरफ इशारा करता है और चिल्लाकर बोलता है वो सिक्योरिटी गार्ड के पास चाबियां हैं, हमें उससे वो चाबी लेनी पड़ेगी ताकि हम ये मेन गेट खोल सके। और सभी बच्चों का ध्यान भी उसी की तरफ चले जाता है और वो गार्ड एक पल के लिए ना चौंक जाता है। तभी फिर से बच्चे उसके पास घेर लेते हैं उसे और बोल रहे होते हैं चाबी, मुझे चाबी दो। एक लड़की बोलती है जल्दी करो। और वो गार्ड अभी भी बोल रहा होता है साले बास्टर्ड्स, पागल हो गए हो क्या, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, भागो यहाँ से। और उसके पास भीड़ फिर से वही सब काम करने लगती है और मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये फाइनली काम कर गया। अब सभी स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि उन्हें चाबी लेकर स्कूल गेट को खोलना है और आराम से निकलना है। किसी को ये आइडिया ही नहीं आएगा कि वो एक दीवार भी चढ़कर जा सकते हैं। और जब तक वो बिजी हैं तब तक मैं इस दीवार पर और दिखाते हैं वो तेजी से दौड़ता है और वो गेट के ऊपर से ना एकदम खाली गेट के ऊपर से जंप मार देता है और दूसरी तरफ जमीन पर लैंड करता है। वो थोड़ा सा कराता है क्योंकि उसके चेहरे में थोड़ी सी चोट लग गई होती है और वो उठते हुए सोच रहा होता है मैं अभी यहाँ पर बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकता, क्योंकि ये फेंस क्रॉस करने के बाद भी मुझे याद है पिछली बार मैं मारा गया था, इसीलिए मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा जितनी दूर मैं भाग सकता हूँ। और वो तेजी से भागने लगता है, पर दिखाते हैं कुछ दूर जाने के बाद ना वो गिर जाता है और इसी पॉइंट पे सीन कट कर दिया जाता है। तो भी हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है जब मैंने अपनी आंखें खोली ना तो मैंने एक अनजान हॉस्पिटल की सीलिंग देखी और लोग मेरे पास हैजमैट सूट पहनकर खड़े थे। उन्होंने वो जो इंसिडेंट हुआ था ना उसे नाक्सियोंग हाई स्कूल 300 हेड एक्सप्लोजन इंसिडेंट नाम दिया है। और गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये इंसिडेंट किसी मिस्टीरियस इन्फेक्शियस डिजीज के कारण हुआ है और मैं कुछ लकी लोगों में से एक था जो कि वहां से बचकर भाग पाया। तभी उस कमरे में ना उसके पेरेंट्स आते हैं जो कि उसे देखकर एकदम इमोशनल हो गए होते हैं और मेन कैरेक्टर भी उनके तरफ ही देख रहा होता है और वो दोनों उसे हक कर लेते हैं। और वो बोलता है मैं अभी भी इन्फेक्टेड था जैसा कि वो लोग कह रहे थे, इसीलिए मुझे सिर्फ अपने पेरेंट्स से मिलने को दिया गया और 10 दिन के क्वारंटाइन के बाद और बहुत सारे टेस्ट मेरे लिए गए। और उसके बाद मुझे पुलिस और मीडिया ने बैठा बैठा कर बहुत देर तक बहुत सारे सवाल पूछे। मैं उसके बाद अपने नॉर्मल लाइफ में लौट पाया बिल्कुल पहले की तरह। फिर हमें उस स्टेटस विंडो दिखाया जा रहा होता है, वो क्वेस्ट का ट्यूटोरियल, और मेन कैरेक्टर उसे देखकर बोल रहा होता है वैसे मुझे आज तक ये पता नहीं चला है कि ये किस चीज़ के बारे में था। और वो बेड पर बैठ के भी ना वो स्टेटस विंडो को ही देख रहा होता है। तभी कमरे के बाहर से आवाज़ आती है जून, कल तुम्हारा ग्रेजुएशन है ना। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जून है, जिसे हम पूरी सीरीज में जून नाम से ही जानने वाले हैं। और उसके पेरेंट्स बोल रहे होते हैं अब गेम खेलना बंद भी करो, तुम जल्दी सो जाओ। और जून रिप्लाई करता है यार मैं गेम थोड़ी खेल रहा हूँ। और वो स्टेटस विंडो को एक फाइनल बार देखता है और गेट की तरफ उठकर जाता है और बोल रहा होता है 3 साल बीत चुके हैं वो एंट्रेंस सेरेमनी का इंसिडेंट हुए और ये स्टेटस विंडो मेरे सामने ना कभी कभी अपने मन से आते रहता है। उसके बाद तो मैंने अपना स्कूल भी बदल लिया था और अब मैं ग्रेजुएट भी होने वाला हूँ। और वो लाइट ऑफ कर देता है और बोल रहा होता है मैंने इस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब भी मैं इसे देखता हूँ ना मुझे उस दिन की यादें आने लगती है
बहुत भयंकर। मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए और न जाने कितने सारे क्लब्स ज्वाइन किए, जैसा कि ये स्टेटस विंडो में बोला गया था, पर इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। शायद सच में ये सब बस ना मेरा कोई हेलुसिनेशन ही है, जिसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। और वो सो जाता है। तभी रात के बजते हैं 11:59, फिर रात के 12 बजते हैं और एक नोटिफिकेशन आता है कि ग्रेजुएशन डे आ चुका है। और एक रेड कलर का नोटिफिकेशन कि डीमन किंग अब रिजरेक्ट हो चुके हैं। और भाई साहब जून के फोन पे ना एकदम जोर से अलर्ट की वार्निंग बज रही होती है और उसकी नींद खुल जाती है। उसमें एक गवर्नमेंट अलर्ट लिखा होता है कि प्लीज ये जगह छोड़कर चले जाइए, इसे एवैक्यूएट कर दीजिए। और दिखाते हैं पूरे रास्ते पर गाड़ियों के कारण ट्रैफिक जाम हो गई होती है और सभी लोग बाहर देखकर कुछ चौंक रहे होते हैं। और तभी दो लोग सिगरेट स्मोक कर रहे होते हैं बालकनी में, और वो भी ऊपर देखकर चौंक जाते हैं। तभी वो आसमान में नोटिस करते हैं और वो लड़का बोलता है, क्या 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 है वो? और तभी हमें वापस वो लाइव स्ट्रीम का सीन दिखा रहे होते हैं और वो बंदा बोल रहा होता है, भाइयों मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच में है। तुमने तुमने वो देखा ना, एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो कि डाउनटाउन सियोल में दिखा है। और भाई साहब वही सीन जब जून दौड़कर बैल्कनी की तरफ जा रहा होता है और हाफते हुए जब आसमान की तरफ देखता है, तो वहां पर एक बड़ा सा डीमन किंग शहर के ऊपर खड़ा होता है, जिसे देखकर जून के पसीने छूट जाते हैं। और वो सोच रहा होता है, ये तो वही नॉक्सियोंग हाई स्कूल के ऊपर खड़ा है ना, जिसे 3 साल पहले गवर्नमेंट ने सील कर दिया था। इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि ये एक डीमन किंग है, जैसा कि उस स्टेटस विंडो में बोला गया था। नहीं नहीं, इस समय पे मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये मेरी इमेजिनेशन हो सकती है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मेरी तरफ ही देख रहा है। और उसकी एक नज़र के बाद तभी दिखाते हैं जहाँ पे जून अपने कमरे में होता है ना, वहाँ का स्पेस टाइम एकदम से डिस्टॉर्ट होने लगता है। सभी उसके मॉलिक्यूलर लेवल तक चीज़ें इधर उधर होने लगती है और वो बहुत तेज दर्द में चिल्लाता है। और फिर वो बोलता है, मैं ऐसी गंदी मौत मारा गया ना, जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। और फिर एक नोटिफिकेशन आती है कि ये एक बुरी एंडिंग थी। ये चीज़ इसीलिए हुआ क्योंकि आपने इस क्वेस्ट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पहले आप इस ट्यूटोरियल से दूर भागे और ये ट्यूटोरियल को क्लियर नहीं किया। और दूसरा, आपने डेमन किंग के रिजरेक्ट होने तक कोई भी स्टेप्स नहीं उठाए। आपका रिग्रेशन फिर से शुरू होता है, लोडिंग। और फिर वो क्लास में वापस आ जाता है और इस बार वो चौंकते हुए सबसे पहले ना अपने स्टेटस विंडो को देखता है और वो शॉक हो जाता है क्योंकि सब कुछ एकदम पहले जैसे ही होती है। फिर से वही स्पीकर से अनाउंसमेंट बाहर जाने के लिए, क्योंकि कैंपस में बिजली नहीं है और कोई टीवी ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है। सभी नए स्टूडेंट कोर्टयार्ड में गैदर होंगे और वो अनाउंसमेंट चलती रहती है कि एक ब्लैकआउट हो गया है। वही बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हुए कुछ कुछ बोलते बोलते बाहर जा रहे होते हैं। पर इस बार ना हमें स्पेशली एक दूसरे कैरेक्टर से मिलाया जाता है जो कि ये नोटिस करता है उस स्पीकर की तरफ घूमते हुए, और वो एकदम शांति से बैठ जाता है। पर हमारा जून बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है और अपना सर पकड़कर एकदम काँप रहा होता है और बोल रहा होता है, ये शुरू हो गया, ये फिर से शुरू हो गया। मैंने सोचा था कि मैंने उस चीज़ पर जीत हासिल कर ली है और अब मुझे कुछ फील नहीं होने वाला। पर वो सब यादें, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे सब कुछ याद आ रहा है जैसे कि वो बस कल का सीन था। और तभी ना क्लासरूम का गेट खोलता है और वहाँ पर एक टीचर आते हुए बोलती है, ओए तुम लोग बाहर क्यों नहीं जा रहे हो? और जून चौंकते हुए उनकी तरफ देखता है और बोल रहा होता है, वैसे मुझे जितना याद है ना, हम पिछली बार भी इस कमरे से यही टीचर के द्वारा निकाले गए थे ना, इसी समय पे। और वो टीचर बोलती है, अब चलो भी सब लोग खड़े हो जाओ और एक लाइन से ना क्लासरूम के बाहर चलो। और तुम जो पीछे बेंच पर सो रही हो, कम ऑन यार, तुम क्या रही हो? और सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं। सब लोग सोचते हैं कि वो लड़की को उठाने के लिए, और क्लासरूम में जो दूसरी लड़की होती है ना, वो कुछ नहीं कर पा रही होती है। और वो ग्लासेस वाला लड़का भी डर के शांत हो जाता है। और जून सोच रहा होता है, ये दोनों कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? वो उन्हें कह तो रही है कि उसे उठाने के लिए। और फिर
वो लड़की की तरफ घूम के देखता है और वो सोच रहा होता है, अच्छा ठीक है, तो अब मैं समझ गया, ये दोनों जो है ना, ये एकदम मामूली लोगों की तरह है, एकदम गाय के जैसे। और वो जो पीछे सो रही है वो कोई गुंडी होगी, एक खूंखार टाइगर की तरह, इसीलिए ये दोनों ना उससे डर रहे हैं। वैसे कोई बात नहीं, मैं पिछली बार 3 साल रह के आया हूँ, इसीलिए ये चीजें ना मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखती। और मेरा मेंटल एज इन लोगों से वैसे भी मैं 3 साल ज्यादा बड़ा हूँ भाई। और वो लड़की के बेंच के पास पहुंच जाता है और अभी भी सोच रहा होता है, तो चलो मैं इन्हें दिखाता हूँ कि इनका सीनियर कैसे पेश आता है। और वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, और फिर उसका शरीर भी कांपने लगता है, क्या क्या बड़बड़ा रहा होता है, हमें भी समझ नहीं आता। देखो, मैं तुम्हें उठाने आया हूँ, मुझे तुम्हें कोर्टयार्ड लेके जाना है। और ये सुन के ना क्लास की वो बाकी बच्चे भी एकदम चौंक जाते हैं और वो लड़की पे कोई असर नहीं पड़ा होता, जिसे देखकर जून चौंकते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है? मैं तो भूल ही गया था कि मेरे पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे जन्म होने के बाद ही। और मैं बचपन से ही एक लूजर हूँ जो कि एक लड़की से बात भी नहीं कर सकता, मेरे एज की वाली भी। और दूसरी लड़की ना जो सोई रहती है, वो शांति से अपना सर ऊपर करती है और एकदम गुस्से से जून को देखती है। भाई, जून की तो रूह कांप गई होती है और वो लड़की धीरे से बेंच पीछे करती है और क्लास के बाहर निकल जाती है। और जून चुपचाप उसे देखते रहता है और बोलता है, मैं सोच रहा था कि वो मुझे पीटने वाली है। तभी टीचर एक और बार ना क्लासरूम के अंदर चेक करती है और दिखाते हैं सभी बच्चे बाहर आ गए होते हैं। और वो टीचर बोलती है, देख के तो लगता है कि बाकी जितने सारे क्लास में बच्चे बैठे हुए थे वो सब बाहर जा चुके हैं, तो तुम लोग जल्दी करो, जल्दी जाओ और अपने क्लास की लाइन में लग जाओ। और जून अभी भी सोच रहा होता है, मुझे क्या करना चाहिए, ये 3 साल पहले हुआ था, पर मुझे सभी चीजें ना एकदम क्लियरली याद है। और अगर मैं यहाँ पे इनके पीछे पीछे जाता रहूँ ना, तो मैं एकदम श्योर हूँ कि वही सारी चीजें होने वाली हैं। मुझे मुझे कोई वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, मुझे कुछ तो अलग करना पड़ेगा जो कि ये सिचुएशन को बदल सके। एक वेरिएबल, हाँ। और वो आवाज लगाते हुए बोलता है, टीचर। और वो टीचर पीछे घूम के देखती है और जून कुछ बहाना करते हुए बोलता है, आपको पता है मैं ना बहुत ज्यादा एनीमिक हूँ। एनीमिक मतलब वो बीमारी होती है, रेड ब्लड सेल वाली। और वो अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, और मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, कोर्टयार्ड में खड़े होना। और वो टीचर चौंकते हुए बोलती है, अनेमिक? तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता, तुम तो इतने पतले दिख भी नहीं रहे हो। और जून की चोरी पकड़ी जाती है, फिर भी वो बोल रहा होता है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? देखिए, ये मेरे वेट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? और वो टीचर फिर कुछ थोड़ा सा सोचती है और जून सोच रहा होता है, भाई इस इन्हें अभी तक मुझ पर भरोसा नहीं हुआ, मैं पकड़ा जाऊंगा क्या? मुझे कोई ना कोई प्लान बनाकर इन्हें श्योर करना होगा। और वो बोलता है, देखिए, मेरे पेरेंट्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, और अगर मैं एंट्रेंस सेरेमनी के दौरान बेहोश हो गया तो भाई वो पूरे स्कूल को अपने सर पर उठा लेंगे, वो सभी के पास जाकर चिल्ला रहे होंगे। और ये सुनकर टीचर कुछ सोचती है और बोलती है, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। और जून सोच रहा होता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये टीचर को एक सिचुएशन दे देने के बाद चीजें बहुत आसान होने वाली है। और वो टीचर जून के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें इन्फर्मरी लेके जाने वाली हूँ। और वो बाकी तीनों बच्चों को बोलती है, और तुम्हें एंट्रेंस सेरेमनी में कंफर्म पार्टिसिपेट करना है, समझे? और तीनों भी हाँ बोलते हैं। तभी हमें इन्फर्मरी का सीन दिखाया जाता है और गेट के बाहर जून देख रहा होता है और बोलता है, वो टीचर लगता है वो चली गई है। और वो धीरे से इन्फर्मरी का गेट लगाता है और सोच रहा होता है, मैं अपना टाइम बेड में पड़े पड़े नहीं बिताना चाहता, जब मैं पहले ही 2 बार मर चुका हूँ। अगर चीज़ें वैसे ही चलते रही ना, जैसे एक गेम में होता है, तो यहाँ पर कोई क्लू ज़रूर होना चाहिए मेरे शुरुआती लोकेशन में, यानी कि मेरी क्लासरूम में। और दिखाते हैं वो वापस अपने क्लासरूम पहुंच गया होता है और वो गेट खोलते हुए सोच रहा होता है, वैसे अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो ये बहुत ज़्यादा अजीब होगा। और वो गेट खोलते हुए जब अंदर देखता है ना, तो एकदम चौंक जाता है, क्योंकि बाकी तीनों बच्चे भी वहीं बैठे हुए होते हैं। और जून बोलता है, तुम लोग यहाँ वापस क्लासरूम में कैसे आ गए? और वो लड़की एकदम डरते हुए बोलती है, देखो ऐसा हुआ था, ये
और वो हिम्मत करते हुए बोलती है। जैसे ही टीचर चली गई ना, तो वो लड़की वो वापस क्लासरूम की तरफ जाने लगी, इसीलिए हम भी उसी के पीछे पीछे चले गए। और जून उस सोती हुई लड़की को देखकर बोलता है, अच्छा तो तुम मेरे से भी ज्यादा डेयरिंग हो, हाँ? और तभी वो ग्लासेस वाला लड़का अपना गला साफ करते हुए बोलता है, और तुम्हारे बारे में क्या? तुमने तो कहा था कि तुम अनिमिक हो, है ना? क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? तभी जून बोलता है, ओ वो मैंने झूठ बोला था। और क्लास में सभी लोग चौंकते हुए बोलते हैं, क्या? तो तुम भी मजाक कर रहे थे? अबे सबसे ज्यादा डेयरिंग तो तुम हो। और जून वहां अंदर आते हुए बोलता है, वैसे वो चीजें छोड़ो, अब हम एक दूसरे को अच्छे से जान चुके हैं, तो क्यों ना हम इस सिचुएशन के बारे में थोड़ी सी बातें ही कर ले। और जून अपने मन में सोच रहा होता है, ये इस तरह से ना बहुत अच्छा होगा। अगर मैं अकेले ही इन सब चीज़ों पे सोचता रह जाऊँ ना, तो मुझे कोई भी क्लू नहीं मिलने वाला। ये सबसे अच्छा होगा कि मैं इनसे बात करके ही कोई क्लू ढूंढ लूँ। और तो और मैं इस बार कंफर्म, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे सरवाइव करने ही वाला हूँ। और वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम ली जून है, और मेरा आखिरी नाम ली है, और पहला नाम जून, एक ही कैरेक्टर। और तुम्हारे बारे में क्या? तभी वो चश्मे वाला लड़का बोलता है, मेरा नाम आन ग्योंग वोन है, हम इसे ग्योंग वोन नाम से ही जानेंगे। और वो लड़की बोलती है, मेरा नाम यून सुना है, हम इसे सुना नाम से जानेंगे। और जून सोच रहा होता है, यार उसका नाम का मतलब ही ग्लासेस है। देखो कोरियन में ना आन ग्योंग वोन का मतलब आई ग्लासेस होता है। और जून बोलता है, तो तुम क्लासरूम से बाहर क्यों नहीं जा रहे? बिल्कुल मेरी तरह, ऐसा क्या हो गया? और वो लड़की बोलती है, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, इसीलिए। तभी एक नोटिफिकेशन आता है जून के पास कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सोना के बारे में 5 से बढ़ गई है। अब आप स्टेटस विंडो अनलॉक करने के बाद इसके डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। और जून ये देखकर सोचता है, क्या एक और गेम जैसा सिस्टम? और तभी वो चश्मे वाला लड़का बोलता है, मैं इसीलिए बाहर नहीं गया क्योंकि मुझे एक घोस्ट स्टोरी याद आ गई थी, ये स्कूल अनाउंसमेंट के बारे में। और ये सुनकर जून को ना कुछ क्लिक करता है, और वो पूछता है, क्या? और तभी वो चश्मे वाला बंदा बताता है, तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे लाइट गई हुई है, और ये बहुत फेमस घोस्ट स्टोरी है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? और जून सोचता है, एक घोस्ट स्टोरी, वो चीज़ फिर से उन नोटिफिकेशन में भी तो यही लिखा हुआ था। और एकदम एक्साइटेड होते हुए जून खड़े हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे इसके बारे में बताओगे, इस घोस्ट स्टोरी के बारे में मुझे थोड़ा सा और बताओ। और ग्योंगवॉन चौंकते हुए बोलता है, क्या? मेरा मतलब, हाँ ठीक है। तो देखो, जितना तक मुझे अच्छे से याद है ना, ये कुछ इस तरह था। ये एक स्कूल की कहानी है जहाँ पर एक दिन अचानक से लाइट कट गया, और सभी क्लासरूम के अचानक से अंधेरे होने के कारण ना सभी बच्चे एकदम डर गए थे। पर उसी के बीच में एक रेडियो अनाउंसमेंट किया गया कि सभी स्टूडेंट्स को डिसमिस किया जाता है, और आज की छुट्टी पहले दी जा रही है क्योंकि लाइट कट गई है। और सभी स्टूडेंट्स प्लीज कोर्टयार्ड में जमा हो जाए। और सभी स्टूडेंट्स एकदम खुशी खुशी अपना सामान पैक कर कर बाहर निकल गए। पर क्लास में जो सबसे टॉप स्टूडेंट था ना, वो क्लास में ही बैठा रहा। और इसे देखकर क्लास के सेकंड रैंक का स्टूडेंट ने उससे पूछा, वैसे तुम क्यों नहीं बाहर जा रहे हो? क्या तुम्हें ऐसे टाइम में भी पढ़ना है? तुम्हें टॉप स्टूडेंट बनने का इतना ज़्यादा जोश चढ़ा है क्या? और वो टॉप स्टूडेंट ने बोला, क्या तुमने एक चीज़ नोटिस की? और वो पीछे घूमकर बोलती है, वो ऐसे समय में ब्रॉडकास्ट कैसे कर सकते हैं जब लाइट ही गई हुई हो? और ये सुनकर दोनों, वो लड़की और जून, एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। तभी जून बोलता है, बस इतना ही? और ग्योंगवॉन बोलता है, हाँ बस इतना ही, ये तुमने पहली बार सुना है क्या? और जून थोड़ा सा उदास होते हुए बोलता है, नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने ये कहानी पहले कहीं तो सुनी थी, या फिर इस कहानी का कोई दूसरा पार्ट। और तभी ग्योंगवॉन बोलता है, हाँ जितना तक मैं जानता हूँ ना, इस कहानी के बहुत सारे वेरिएशंस मौजूद हैं, और इसी तरह तो घोस्ट स्टोरीज बनती हैं। एग्जाम्पल के लिए एक ऐसी भी कहानी है जहाँ पर दो लोग बंद हो गए थे, और वो जब खिड़की के बाहर देखे ना, तो पूरे कोर्टयार्ड में एकदम खून ही खून फैला हुआ था। और जून ये सुनकर सोचता है, एक खूनी कोर्टयार्ड, और उसे वही सर फटने वाला सीन याद आता है। और वो एकदम एक्साइटेड होते हुए बोलता है, तो क्या हुआ उस टॉप रैंकर और सेकंड रैंक स्टूडेंट के साथ? क्या वो सरवाइव कर पाए? और ग्योंगवॉन बोलता है,
मुझे लगता है कि ये इस तरह हमें अज़्यूम करना सही होगा। ये वैसे कोई रियल लाइफ़ की कहानी नहीं है। तुम इसे इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? अर्जुन बैठते हुए बोलता है, वो तुम बोल तो सही रहे हो पर तुम्हारे बारे में क्या? तुम यहाँ पे रुक क्यों गए हो? क्या तुमने ये स्टोरी को इतना ज़्यादा सीरियसली ले लिया? और ग्योंगवॉन बोलता है, मैं? मुझे ये थोड़ी-सी चिंता में तो डालती है, बस थोड़ी-सी। पर अगर सच में लाइट कटी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि वो स्टेज पर भी कोई भी माइक्रोफोन यूज नहीं कर सकते, है ना? मैंने सोचा कि वो वापस हमें क्लासरूम में ही लाने वाले हैं। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं क्लास में ही बैठे रह जाऊं। और जून थोड़ा उदास होते हुए सोचता है, इसका मतलब यही है कि तू लेजी है ना? और योंगवॉन वो लड़की को बोल रहा होता है, ऐसा हो सकता है कि वो ब्रॉडकास्ट भी कर पाए, क्योंकि उनका सिस्टम ना बैकअप जैसी कोई चीज़ पे चल रहा है, इसीलिए माइक्रोफोन भी काम कर सकता है। पर इस केस में किसी तरह से भी और वो कुछ बोलने लगता है, और इसे देखकर जून सोच रहा होता है, ये कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। ये उस तरह का आदमी है जिसे अपना स्मार्टनेस दिखाना बहुत अच्छा लगता है, और इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये घोस्ट स्टोरी के बारे में बातें करके बहुत मज़े लिए जा रहा है पहले भी। और तभी उसके पास एक और नोटिफिकेशन आती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग योंगवॉन की 20 से बढ़ गई है, और आप इसकी डिटेल्स भी स्टेटस विंडो अनलॉक करने के बाद देख सकते हो। और तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है, और वो वही होता है वेलकम वाला नोटिफिकेशन, जिसे इस पर जून ध्यान से देखता है, और उसमें लिखा होता है घोस्ट स्टोरीज। और अभी भी जून सोच रहा होता है, घोस्ट स्टोरीज, जैसा कि मैंने सोचा था, इस चीज़ में और यहाँ के सिचुएशन में कोई न कोई सिचुएशन रिलेटेड तो ज़रूर है। और तभी वो लड़की शर्माते हुए बोलती है, मुझे लगता है ये स्टोरी बहुत कमाल की थी। और जून सोच रहा होता है, ये ऐसा क्या हो गया इसमें जो इसने कमेंट करना शुरू कर दिया? पर उसने तो बताया था कि वो बहुत ज़्यादा आलसी है, पर मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा आलसी होगी। और तभी वो कुछ नोटिस करता है और सोच रहा होता है, मुझे लगता है मैं जब ये स्टेटस विंडो की तरफ देख रहा था ना, तो उसे ऐसा लगा कि मैं उसे ही देख रहा हूँ। तभी जून शर्माते हुए बोलता है, ओ माफ़ करना, मैं एक्चुअली ना तुम पे कोई जवाब के लिए नहीं देख रहा था। और वो लड़की भी शर्माते हुए बोलती है, नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं। और तभी बाहर में कोर्टयार्ड में ना अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है, वो प्रिंसिपल का फिर से, कि मेरे नाक्सियोंग हाई स्कूल वासियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, और मैं आप सभी को अपने स्कूल में इनवाइट करता हूँ। और जून ये चीज़ सुन के ना उसकी रूह कांप जाती है। वो सोच रहा होता है, ये शुरू हो गया, और जैसा कि घोस्ट स्टोरी चलता है, अगर तुम यहीं पे बैठे रह जाओ ना, तो तुम सरवाइव कर सकते हो। क्या ये चीज़ यहाँ पर भी काम करने वाली है? और वो स्पीच कंटिन्यू रहती है, और जून की धड़कनें बढ़ रही होती है। तभी वो हेडमास्टर ना अपना नाम बताते हैं, शिन। और जून की धड़कनें एकदम पीक पे रहती हैं। तभी वो मास्टर अपना नाम कंप्लीट करते हैं, और जून का तो एकदम दिल बाहर आ रहा होता है। उसे लग ही रहा होता है अब सर फटेगा, अब उसका सर फटने वाला है, और वो डर के कारण अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी कुछ अलग होता है, और वो अपना स्पीच कंटिन्यू करते हैं कि हमारा नाक्सियोंग हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसमें बहुत सारी हिस्ट्री और ट्रेडिशन फॉलो की जाती है। ये 1984 से है, और यहाँ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे निकले हैं 40 सालों में। और जैसा कि तुम लोग बनने वाले हो यहाँ के 21st सेंचुरी के टैलेंटेड बच्चे, इसीलिए तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, और तुम्हें क्रिएटिव भी होना है, ताकि तुम फ्यूचर की दुनिया को संभाल सको। और ये सुनकर ना जून, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, और वो सोच रहा होता है, क्या मैं बच गया, मैं बच गया। तभी उसके पास नोटिफिकेशंस आते हैं कि आप एक डी रैंक घोस्ट स्टोरी के अक्रॉस आए, और आपने उसे सरवाइव कर लिया। स्कूल ब्रॉडकास्ट घोस्ट स्टोरी, आपको 5 घोस्ट पॉइंट्स मिले हैं। और जून एकदम टेबल पे फ्लैट लेट जाता है और बोल रहा होता है, उह। और तभी योंगमोन बोलता है, क्या तुम्हें कुछ गड़बड़ है क्या? क्या कुछ हुआ है क्या? और जून एकदम रिलैक्स होते हुए, भाई उसके तो शब्द ही नहीं निकल रहे होते। और तभी वो बोलता है, तुम्हें विश्वास नहीं होगा अगर मैं तुम्हें बोल भी दूं तो। और तभी हमें वो क्वेस्ट दिखाया जाता है कि आपको 3 दोस्त बनाने हैं, और 10 घोस्ट स्टोरी पॉइंट्स के रिवार्ड मिलेंगे। और एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने क्वेस्ट क्लियर कर लिया है, और आपको
10 घोस्ट स्टोरी पॉइंट्स मिले हैं। पहला स्टेटस विंडो अब अनलॉक कर दी गई है। कोर्टयार्ड में प्रिंसिपल सर का भाषण खत्म हो जाता है और वो अपने आखिरी कुछ लाइनों में बोल रहे होते हैं। तो इसके साथ हम अब अपनी इस एंट्रेंस सेरेमनी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ आप लोग ना अपने अपने क्लासरूम में लौट जाइए और सबसे पहले क्लास 1 जाएगी और सबसे आखिर में क्लास 10। सभी लोग लाइन बनाकर जाइएगा। पर यहाँ पे क्लास में ना हमारे जून के पास नोटिफिकेशंस आई हुई होती है। पहला कि स्टेटस विंडो अनलॉक हो गया है और दूसरा उसका पूरा बायोडेटा लिखा हुआ होता है और उसमें उसका कैरेक्टर ना टू फेस लिखा होता है, जिसे देखकर जून भी एक पल के लिए चौंक जाता है और वो स्क्रीन की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, भाई साहब अब तो ये एकदम पूरी तरह एक गेम जैसा ही लगने लगा है और यहाँ पर तो स्टैट्स जैसे भी बहुत चीज़ें हैं। और तभी वो स्क्रीन पर कुछ टैप करता है और बोलता है, ये क्लिक टू अनफोल्ड वाला ऑप्शन क्या चीज़ का है। और ये उसका जो टू फेस्ड वाला कैरेक्टर रहता है ना, वो पूरा दिखा देता है। और हाँ, मैं इसे रीडिंग नहीं मारने वाला, आप लोग देख लीजिएगा। और जून उसे देखते हुए बोलता है, अगर मैं कुछ लाइनों में से बोलूँ तो ये कहना चाह रहा है कि मैं कोई भी चीज़ काम पर नहीं करता, हमेशा अपनी दुनिया में खोया रहता हूँ और किसी चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा आलस दिखाता हूँ, है ना। कि यही कहना चाह रहा है ना, ये कहना चाहता है कि मैं एक धरती पर बोझ हूँ। और तो और इसके अकॉर्डिंग मेरी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा घटिया है और एक पॉजिटिव चीज़ जो इसने मेरे बारे में कहा है वो ये है कि मैं छोटी छोटी ट्रिक्स लगा सकता हूँ। ये मेरे बारे में क्या कह रहा है, मुझसे लड़ना चाहता है क्या। और वो सोचते हुए बोलता है, वेल अगर मैं सच बोलूँ तो ये रियलिटी के ना बहुत पास है, क्योंकि एक समय मैं भी इस तरह का आदमी था जो कि कोई चीज़ शुरू करता था और आधे में ही छोड़ देता था। आज तक कोई चीज़ें मैंने ख़त्म की ही नहीं और मुझे लगता है इसमें जितनी सारी चीज़ें लिखी हुई है वो सब उसी समय के कारण लिखी गई है। और ये देखकर ऐसा लग रहा है कि स्टेटस विंडो ना मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा ही जानता है। और वो चश्मे वाले की तरफ देखते हुए सोचता है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं उस पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और योंगवॉन को देखते हुए वो बोलता है स्टेटस विंडो, और उसका स्टेटस विंडो हमारे जून के सामने खुल जाता है और उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है एक्सप्लेनेशन कैरेक्टर। फिर से मैं नहीं समझाऊंगा। और जून उसे देखते हुए बोल रहा होता है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। और ये विकिपीडिया प्रो क्या होता है। और तभी वो पीछे सुना को देखता है और सोच रहा होता है, अच्छा तो ये सुना के बारे में क्या होगा। और उसका भी स्टेटस विंडो खोल देता है और उसका कैरेक्टर रहता है कि वो कोई भी काम को बहुत धीरे धीरे करती है, जिसे देखकर जून सोच रहा होता है, वो 16 साल की है तो वो उम्र में मेरे से बड़ी है। हाँ ठीक है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगा। और सुना के बारे में ना मुझे योंगवॉन के कंपैरिजन में बहुत कम जानकारी मिली है। क्या ये इसीलिए है क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में बहुत कम है। अच्छा तो फिर उसके बारे में क्या जिससे मैंने अभी तक बात ही नहीं की। और वो उस बुली का भी स्टेटस विंडो खोल देता है, उसका नाम, उसका एज सब कुछ दिखा दिया होता है। पर इसमें ना क्वेश्चन मार्क्स बहुत सारे रहते हैं, जिसे देखकर जून बोलता है, अच्छा तो इसका नाम ली जिन ही है। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, पर इसे ऐसे ऐसे कैरेक्टर की डिटेल्स पता है ना जिन्हें हम भी फील नहीं कर सकते। और इसे दूसरों के नाम और एज भी पता है, जबकि मुझे किसी के नहीं पता चले। और जैसा कि मैंने अंदाज़ा लगाया था, ये स्टेटस विंडो हमारी सोच से बहुत ज़्यादा परे है। और वो आंख बंद करके सोच रहा होता है, अच्छा तो अभी तक मेरे साथ जितनी चीज़ें हुई है ये सब किसी अनजान कारण से ना कोई घोस्ट स्टोरी है जो कि असल ज़िंदगी में बीत रही है। और मुझे उस घोस्ट स्टोरी में ही सरवाइव करना है, वहाँ का कैरेक्टर बनकर भाई। और इसका जो सिस्टम विंडो है ये भी एकदम एक गेम के जैसा है जो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। और जैसा कि एक गेम में होता है, हम मरने के बाद वापस अपने पास्ट में आ जाते हैं, सेम इसमें भी ऐसा ही होता है।
और तो और मैं इस चीज़ के लिए कन्फर्म नहीं हूँ कि अभी इसका काम मुझे क्या आने वाला है, पर इसमें कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जिन्हें पॉइंट्स नाम दिया गया है और ये भी कोई गेम जैसा ही फीचर है। और वो ना नोटिफिकेशंस को देखते हुए सोच रहा होता है और कुछ देर पहले इसमें एक नोटिफिकेशन आया था कि मैंने एक क्वेस्ट को क्लियर कर लिया है और वो क्वेस्ट था 3 दोस्त बनाने के लिए। उनमें से 2 तो ग्योंगवॉन और सुना हो गए और तीसरा है ही। क्या तुम ये तो नहीं कह रहे कि तुमने उसे भी एज अ दोस्त काउंट कर लिया है? वो जिन्नी को देख के बोल रहा होता है और वो सोच रहा होता है वैसे वो मेरी दोस्त कैसे बन गई, कितना बेकार है ये चीज़, ये सिस्टम काम कर भी रहा है कि नहीं। और वो क्लास में दूसरी तरफ देखते हुए कुछ सोचता है और उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग आती है। वो सोच रहा होता है एक बुली के मुंह से दोस्त शब्द सुनना कितना अजीब होगा। और वो इमेजिन कर रहा होता है कि जिन्ही उसे बोल रही है जाओ मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। और पैसे? कैसे पैसे? तुम अपना पैसा दोगे, समझे? ये मेरे दोस्त बनने की फी है। और भाई ऐसा याद करते हुए ना जून सोच रहा होता है भाई मेरे जैसे लूजर को इस दोस्त शब्द से ना एकदम दूरी बना के रखनी चाहिए। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं और कोई बोल रहा होता है हेलो, मेरा नाम पार्क डैम एलम है और मैं आपका होमरूम टीचर हूँ इस साल के लिए। हाँ सच में इसका नाम DAMLM होता है और ये होमरूम टीचर रहता है जो कि बोल रहा होता है प्लीज़ मैं आप सभी के लिए ना हैंडआउट्स के ज़ेरॉक्स लाया हूँ और ये आप अपने पास एक एक रख लीजिए और बाकी को पीछे पास आउट कर लीजिए। ये हैंडआउट्स में बहुत सारे स्कूल रूल्स लिखे गए हैं, इसलिए इन्हें ज़रा आराम से अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप फ्यूचर में एक भी रूल ब्रेक ना कर दे और आपको ऑफिस ना जाना पड़े। और दिखाते हैं सभी बच्चे पीछे पास कर रहे होते हैं और जून सोच रहा होता है एक आदमी का नाम ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल हमारे तरह। और हम इस टीचर को मिस्टर पार्क नाम से ही जानेंगे। और तभी जून क्या करता है ना, वो हैंडआउट की तरफ वो देखता भी नहीं, चुपचाप अपनी आंखें बंद कर कर बैठ जाता है और सोच रहा होता है वेल इसमें जितनी चीज़ें लिखी हुई है वो तो मुझे पहले से पता ही है। ये वही सारी चीज़ें लिखी हुई है जैसे पीना मना है, स्मोक करना मना है, अपना यूनिफॉर्म साफ से पहनो और यही सब लिखी हुई होगी। यार मेरा सर पहले से ही दुख रहा है, अब मैं ये चीज़ पढ़कर ना और सर दुखाना नहीं चाहता। और क्लास में ना दूसरी तरफ बच्चों में कुछ और ही चल रहा होता है। एक दूसरा स्टूडेंट वो इन्फॉर्मेशन को पढ़ के थोड़ा सा चौंकता है और दिखाते हैं सुना भी कुछ सोच रही होती है और क्लास के दूसरे बच्चे भी थोड़ा सा डरे हुए रहते हैं। तो भी लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट होती है ये अनाउंसमेंट ब्रॉडकास्टिंग रूम से है। हमें अभी जस्ट एक रिपोर्ट मिला है कि जो स्कूल पॉलिसी हैंडआउट्स आप सभी को बांटे गए हैं उनमें कुछ गलती प्रिंट हो गई है, इसीलिए हम उन सभी को तुरंत वापस ले रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम उन सभी को तुरंत वापस ले रहे हैं। और भाई एकदम तेजी से क्लासरूम का गेट खुलता है और ये मिस्टर पार्क होते हैं जो कि एकदम हांफते हुए क्लास के अंदर आते हैं और बोल रहे होते हैं देखो मैंने अभी जो हैंडआउट्स बांटे थे ना उसमें थोड़ी सी गलती हो गई है। सभी स्टूडेंट्स जो पीछे में बैठे हुए हैं प्लीज़ इन सभी को कलेक्ट कर लीजिए और मुझे वापस कर लीजिए। और इतना कहने के बाद ना जून अपने हैंडआउट की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है क्या इसमें क्या गलती हो सकती है। और तब तक में ना उसके हाथों से वो हैंडआउट जा भी चुकी होती है, एकदम वैसे ही जैसे हमारे टीचर हमसे एग्जाम शीट खींच के ले जाते हैं। और ये देखकर जून सोच रहा होता है यार ये वापस लेने में तो बहुत ज़्यादा तेज है। खैर जो भी हो मैं ना बाद में सुना या फिर ग्योंगवॉन से इसके बारे में पूछ लूँगा। और ग्योंगवॉन को दिखाते हैं जो कि बोल रहा होता है मुझे माफ़ करना, मैंने वो हैंडआउट को ना अच्छे से पढ़ा नहीं क्योंकि मैं सोच रहा था कि उसमें वही सारी चीज़ें लिखी होगी। और ये सुनकर ना तीनों एकदम शांत हो जाते हैं। तभी सुना बोलती है मैंने ना वो हैंडआउट्स पढ़े थे। और ये सुनकर जून उसके पास आ जाता है और बोलता है अच्छा सच में, तो उसमें क्या गलतियाँ थी? और सुना ना थोड़ी सी डर जाती है और वो बोलती है एक्चुअली उसमें जितने शब्द लिखे हुए थे वो सब तो सही थे, पर उसमें कुछ ऐसा भी लिखा हुआ था ना जो कि बहुत ज़्यादा अजीब था। और दोनों बोलते हैं बहुत ज़्यादा अजीब, कहना क्या चाहती हो?
और सुना बताती है, वेल मैंने पूरा तो नहीं पढ़ पाया, पर वो ऑर्डिनरी स्कूल पॉलिसीज के बीच में वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई थी कि आपको एक वुमेन से केयरफुल रहना है। आप जब भी उससे मिले तो आपको सावधानी बरतनी है। और उसमें लिखा हुआ था कि आपको लाफिंग वुमेन से सावधान रहना है। ओ भाई साहब, क्या डरावना चेहरा है। और जून ये सुनकर बोलता है, लाफिंग वुमेन? और सुना बोलती है, हाँ। और उसमें ना एकदम बारीकी से लिखा हुआ था कि तुम्हें उससे कैसे बचना है। पर मुझे माफ करना, मुझे ना वो डिटेल अच्छे से याद नहीं है। और जून सोचते हुए बोलता है, कितना अजीब है ना, क्या कोई मजाक कर रहा होगा क्या? और योंगवॉन बोलता है, हो भी सकता है, और हो सकता है कुछ बच्चे शुरुआती के लिए ये मैनुअल गोस्ट स्टोरी लिख दिए हो, ये अभी बहुत पॉपुलर चल रहा है। और ये सुनकर जून को कुछ क्लिक करता है और वो सोच रहा होता है, ये गोस्ट स्टोरी, यार ये गोस्ट स्टोरी शब्द मैं बार बार सुन रहा हूँ, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। और जून उसे पूछ देता है, क्या, किस बारे में है ये कहानी? और ग्योंगवॉन बोलता है, ये एक घोस्ट स्टोरी है जो एकदम इंटरनेट पे छाई हुई है। और एक सेकंड, और वो तेजी से अपना फोन निकालते हुए बोलता है, ये अगर मैं तुम्हें बताना शुरू करूँ ना तो देर हो जाएगी, इसीलिए मैं एक आसान तरीका चुनता हूँ। और वो फोन पे टाइप करते हुए बोल रहा होता है, हमने पहले नंबर्स एक्सचेंज किए थे ना, तो मैं एक ग्रुप चार्ट बना देता हूँ और मैं तुम्हें एक फोटो भेज रहा हूँ, प्लीज उसे ध्यान से देखो। और जून के फोन पे नोटिफिकेशन आती है और वो जब ओपन करता है ना तो वो होता है एम्प्लॉयमेंट अनाउंसमेंट का। और फिर उसे जब वो क्लियरली पढ़ता है तो नीचे के टर्म्स लिखे होते हैं कि ध्यान दो, ये अपार्टमेंट बनाया गया था क्लोबर कंपनी के द्वारा सिर्फ अपने एम्प्लॉयज के लिए, और इसके लिए तुम्हें उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पर अगर कोई धार्मिक लोग हैं आपके परिवार में तो आपको यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आप जब डिपार्टमेंट इंचार्ज के पास जाएंगे तो प्लीज़ अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जमा कर दें। और आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे आप समय देख सकें तो उस चीज़ को सिक्योरिटी पर्सनल के पास पहले ही जमा कर दें। और यहाँ पे मूव इन करने के बाद आपने जो भी अपने एप्लीकेशंस भरे होंगे ना, उन्हें आपको विड्रॉ करने नहीं दिया जाएगा किसी भी हाल में। चाहे आप बहाना बनाएं कि आपको हेलुसिनेशंस हो रही है, आवाज़ें सुनाई दे रही है, या फिर आपकी हेल्थ खराब हो रही है, वहाँ जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और सिक्योरिटी रीजंस के कारण सभी हॉलवे के लास्ट के जो कमरे हैं उन्हें खाली छोड़ दिए गए हैं। अगर आपको वहाँ की लाइट ऑन दिखती है या फिर आपको अंदर से कोई आवाज़ आती हुई सुनाई देती है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें, वहाँ जाने की कोशिश मत करें। और एक बात, पूरे अपार्टमेंट बिल्डिंग में कोई फोर्थ फ्लोर नाम की जगह है ही नहीं। हमने ये रिलीजियस कारणों से ऐसा किया है, इसीलिए अगर एलिवेटर चौथे फ्लोर पर रुकती है तो गेट खुलने से पहले ही खुद को मार डालिए। और रात के वक्त सीढ़ियों से जाना मना है। और अगर आपको एकदम बहुत ज़्यादा अर्जेंसी हो गई है तो सीढ़ियों पर रेंग रेंग कर ही जाएं। और ये पढ़ते हुए जून बोल रहा होता है, ये क्या है?" और ये फोन पर जून पढ़ रहा होता है। तभी योंगवॉन बोलता है, तो तुम्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा है? और जून बोलता है, वैसे ये बहुत अजीब है, पर इस चीज़ को अगर थोड़ा सा साइड में रखें तो इसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि ये एक एम्प्लॉय अपार्टमेंट है, पर उसने फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया था ना। और वो ग्योंगवॉन की तरफ देखते हुए बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बहुत सारे नए एम्प्लॉयज़ के साथ जो कि वहाँ आते हो। और ग्योंगवॉन बोलता है, ओह, तुम तो बड़ी जल्दी समझ गए, तुमने अभी अभी शुरुआत की और तुम बहुत अच्छे से समझने लगे हो। और जून बोलता है, तो इसका जवाब क्या है? ग्योंगवॉन बोलता है, क्या जवाब? और जून पूछता है, हाँ, ये बहुत अजीब डॉक्यूमेंट है, पर इसका अंत कुछ तो होना चाहिए ना, इसकी एंडिंग कोई कंक्लूजन ही सही। थोड़ा घबराते हुए बोलता है, देखो, मेरी बातें ना तुम ध्यान से सुनो, ये सभी चीज़ें घोस्ट स्टोरीज के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। वो ये है कि उनकी कोई एंडिंग्स नहीं होती, कोई कंक्लूजन नहीं। और तो और ये डॉक्यूमेंट पोस्ट किया गया था किसी ऐसे के द्वारा जो
क्लोवर कंपनी के लिए काम किया करता था, इसीलिए ये किसी का मजाक नहीं है जो कि ऐसे ही पोस्ट कर दिया हो और इसमें कोई क्लाइमैक्स या फिर कंक्लूजन हो। इसे सुनकर जून बोलता है, अच्छा तो किसी ने कोई फोटो ली और इसे पोस्ट कर दिया है ना। योंगवॉन बोलता है, हाँ इसीलिए मैं तुम्हें इसका कोई कंक्लूजन नहीं दे सकता और ऐसा नहीं है कि मुझे इसका जवाब पता ना हो। और जून अपना सर खुजाते हुए बोलता है, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे ऐसी कहानियों के बारे में ये सब पता नहीं था, मुझे सच में ये सब चीज़ों के बारे में ना उतना नॉलेज नहीं है। और वो सोच रहा होता है, अच्छा तो अगर इसे कुछ पता ना हो और मैं बोल दूँ तो उसे बहुत खराब लगता है ना। और जून इसे बोलता है, तो तुम जो कह रहे हो ये मैनुअल गोस्ट स्टोरीज, इसमें सच में यही स्टोरी के अंदर ही कोई अजीब सी वार्निंग रहती है ना। और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हमें मिले थे इसमें भी कुछ है और तुमने कुछ नोटिस किया। और योंगवॉन बोलता है, हाँ कह तो तुम सही रहे हो और एक बिगनर के लिए तुम्हारे जैसे तुम मेरी कहानियों को बहुत जल्दी जल्दी समझ रहे हो। और जून अभी तक वो मैसेज ही पढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है, एक मैनुअल घोस्ट स्टोरी, एक लाफिंग वुमेन के बारे में तुम कह रहे हो। वैसे जो भी कहो, ये सुनकर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये मुसीबत भी मेरे गले ही पड़ने वाली है। और भाई स्कूल में ना क्लास 3-6 का सीन दिखा रहे होते हैं, पूरा क्लास खाली होता है और बाहर से कोई जा रहा होता है जो कि एकदम क्रीपी सी आवाज़ निकाल रहा होता है। भाई साहब, ये लाल कपड़ों में कोई होती है जिसके हाथों में एक पेन नाइफ होता है और वो क्रीपी सी हंसी हंस रही होती है और बहुत सारी ईविल आवाज। होमरूम खत्म हो रहा होता है और टीचर पार्क सभी को कह रहे होते हैं कि अगली कक्षा से सभी अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बुक्स लाएंगे। और सभी बच्चे ये सब बातों को मन में रखते हुए वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं और उन्हें पीछे से देख रहा होता है जून, जो कि बहुत क्रीपी सा चेहरा बनाते हुए कहता है, मैं तुम सभी का सीनियर हूँ और मुझे पूरा पता है कि तुम आज के बाद किताबें कभी नहीं खोलने वाले हो। और उसे पीछे से कोई आवाज लगाती है और ये होती है सुना। उसे शर्माते शर्माते कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है और उसकी बात को जून पूरा करते हुए पूछता है, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? और सुना फटाक से उसका जवाब हाँ में देती है। जून उससे फिर पूछता है, योंगवॉन के बारे में क्या वो ऑलरेडी जा चुका है? और सुना उसे दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहती है, वहाँ देखो। और वहाँ योंगवॉन एक मोटे से दूसरे बंदे के साथ बात कर रहा होता है, जिसे देखकर जून कहता है, जियान और सुनियो, नहीं ये एक मोटा नोबिता है और एक पतला नोबिता। और इसी के साथ स्कूल के बाहर का सीन जहाँ पर जून और सुना जून पूछता है, सुना तुम जुंगोंग अपार्टमेंट्स में रहती हो ना? तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ने के लिए गेट से लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा। और सुना उसकी बातों का हाँ में जवाब देती है और जून कहता है, शिट मुझे तो राइट साइड जाना है, काश हम साथ में जा पाते। खैर जो भी हो। और ये कहते हुए जून के मन में एक ही बात चल रही होती है, वो स्टेटस विंडो और उसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिमिट जो उसे बढ़ाने के लिए बोली गई थी। और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि क्यों ना मैं इसके लिए कुछ करूं। अंडरस्टैंडिंग जो मुझे सुना के बारे में है वो 100 में से बस 5 है। क्या मुझे कुछ गेस करना चाहिए? और वो उसके अपार्टमेंट के बारे में गेस करते हुए कहता है, जुंगोंग अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा पुराना है, 30 साल से भी ज़्यादा पुराना। और वहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर मूव ऑन कर चुके हैं क्योंकि वो जगह बहुत ज़्यादा खस्ता है और यहाँ सिर्फ बुढ़े और बुजुर्ग ही बचे हैं। अगर ऐसा है तो कहीं। और वो सुना को देखते हुए कहता है, क्या यून सुना की फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब है? क्या यून सुना अभी गरीबी से गुजर रही है? यून सुना बहुत गरीब है पर कुछ भी नहीं होता। और वो कहता है, लगता है मुझे अपने वर्ड्स को और अच्छे से फ्रेम करने पड़ेंगे। बस गैसिंग का गेम शुरू हो जाता है। यून सुना बहुत ज़्यादा गरीबी में है। यून सुना के पास खर्च करने के लिए एक पैसा भी नहीं है। यून सुना एक नौकर है, यहाँ तक कि यून सुना एक भिखारी है, पर इसका भी कोई असर नहीं पड़ता।
और जून सोचते हुए कहता है, मुझे और अच्छा गैस करना पड़ेगा, अब मुझे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। और वो सोचते हुए कहता है, सुना बहुत ज़्यादा धीरे काम करती है और वो ज़्यादा बातें भी नहीं करती है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो उसकी पर्सनैलिटी उस जगह पर रहने के कारण आ गई हो? ऐसे गरीबी में रहने से सुना को दूसरे स्कूल फ्रेंड से बात करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, इसीलिए वो चुप रहना पसंद करती है। क्या यही है? और उसकी अंडरस्टैंडिंग 30 से बढ़ जाती है, जिसे देखकर जून कहता है, ये काम कर गया। और वो गेट के पास पहुंच गए होते हैं, जिससे जून कहता है, अरे ये देखो, स्कूल का गेट तो आ भी गया। और सुना कह रही होती है, क्या ऑलरेडी हम गेट के पास आ चुके हैं? और जून की नज़र उस गार्ड पे जाती है, जो कि बाकी बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में टोक रहा होता है। जून और सुना एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और वो दोनों अपनी राह पे निकल ही जाते कि जून सुना को बुलाता है और वो पीछे मुड़कर देखती है। तभी जून कहता है, वैसे मुझे माफ़ कर देना, पर सुना को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर कुछ देर बाद जून अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है और वो रास्ते पर चलते हुए कहता है, यहाँ पे पिछली बार जो इंसिडेंट हुआ था ना, उसके कारण ये जगह पूरी तरह से सील कर दी गई थी, पर यहाँ पर चलते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इतने सालों में कितने दिनों बाद मैं यहाँ पर चल रहा हूँ। मैं वाकई बहुत एक्साइटेड हूँ। और इसी के साथ वो अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के सामने पहुँच गया होता है, पर वो दरवाज़ा खोले भी तो कैसे? उसे वहाँ का तो पासवर्ड ही याद नहीं होता। पर उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वहाँ से एक लेडी उसी वक्त बाहर आती है और वो उसके गेट खुलते ही दौड़कर अंदर घुस जाता है। और वो अपने घर का दरवाज़ा खोलते हुए आसपास देख रहा होता है और उसे जब कोई नहीं दिखता तब वो कहता है, अरे मैं ये भूल कैसे गया, मेरी मॉम तो अभी तक जॉब पर होंगी। और इसी के साथ वो घर में अंदर बढ़ जाता है और उसे टेबल पर कुछ रखा हुआ दिखाई देता है, जो कि होता है एक नोट और एक छोटा सा टेक्स्ट। ये मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा आप सभी के लिए। और कुछ देर बाद हमें टेबल पर एक खाली प्लेट दिखाई जा रही होती है और सोफे पर बैठा जून, जो कि अब बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया होता है। और वो थोड़ा सा रिलैक्स क्या हो गया, उसकी आंखें बंद होने को आ गई। पर आंखें बंद हो भी तो कैसे? जैसे ही वो आंखें बंद करता है, उसे वही बॉस मॉन्स्टर का विजन आता है और वो एक बार फिर से रेस्टलेस हो जाता है। इसी के साथ दिन भर के थकान के कारण वो वहीं सोफे पर लेट जाता है और कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलता है और जून दौड़ा दौड़ा जाकर अपने मॉम और डैड को वेलकम करता है। और यहाँ उसके पेरेंट्स उसे देखकर शॉक हो गए होते हैं। उसकी मॉम कहती है, हे जून, तुम इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो? क्या तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ है? और उसके डैड कहते हैं, हाँ, लग रहा है जैसे तुमने कोई गोश्त देख लिया हो। उसकी मॉम आगे बढ़ते हुए कहती हैं, क्या तुम्हें भूख लगा है? कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में ही डिनर रेडी कर देती हूँ। और डिनर के बाद का सीन जहाँ पर जून अपने बेड पर बैठा हुआ होता है और वो अपने स्टैटस विंडो की तरफ ही देख रहा होता है और उसे देखते हुए वो कह रहा होता है, ये सेकंड अटेम्प्ट का क्या मतलब हुआ? जितना तक मुझे याद है। और वो सिचुएशंस काउंट करते हुए कहता है, पहली बार मेरा सर फट गया था और दूसरी बार मैंने डीमन किंग को देखा था, तो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट होना चाहिए ना, फिर ये सेकंड। खैर छोड़ो, क्या ही होने वाला है। और वो बाकी चीज़ों को देखते हुए कहता है, स्टेटस विंडो, क्लब मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक, सेटिंग्स, यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं। और वो स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक कर देता है, जिससे उसके सामने उसकी सारी चीज़ें आ जाती है और वो उसे देख कर कहता है, ओहो, ज़रा ये तो देखो, मुझसे भी ज़्यादा ये जानता है। और बाकी बस सेटिंग्स ही बची होती है, जिसे जब वो क्लिक करता है तो वहाँ पर ग्राफिक्स ऑप्शन, ऑडियो ऑप्शन और कंट्रोल ऑप्शन आता है। और जून ऐसे देख कर सोच रहा होता है, तभी दिखाते हैं उसने एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट कर दिया होता है और हमें रिजल्ट्स बताए जाते हैं कि ग्राफिक ऑप्शन में ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और गामा का ऑप्शन रहता है, जिसे जब हाई कर दिया जाए तो जून अंधेरे में भी देख सकता है, पर अगर कम कर दिया जाए तो उसे कुछ भी नहीं दिखता
और ऑडियो, ये तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आसपास की आवाजें एकदम गायब सी हो जाती हैं और उसे वाकई कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। और आखिरी का ऑप्शन जो कि सबसे अजीब है, कंट्रोल, जिसमें जून की बॉडी पार्ट्स इधर उधर ऐसे ही घूमने लगे थे। बड़े मुश्किल से उसने उसे बंद किया था और क्लास में मिस्टर पार्क सबके सीटिंग अरेंजमेंट को फिक्स कर दिए होते हैं और वो सीटिंग प्लान के अकॉर्डिंग सबको चिट्स विड्रॉ करने के लिए बुला रहे होते हैं। और हमारे जून का सीट नंबर 26 आया होता है और वो उस सीट को आसपास ढूंढ रहा होता है। तभी उसके तरफ बढ़ते हुए एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की दिखती है और वो कहता है, खैर मैं इतना लकी नहीं हो सकता, और इसीलिए क्योंकि उसका डेस्क मेट वही मोटा नोबिता होता है और वो अपने फ़ोन में कोई गेम खेल रहा होता है, जिसे देखकर जून इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, हम डेस्क मेट्स हैं ना, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और वो लड़का अपने गेम की तरफ बिजी होते हुए ही कहता है, हाँ तुमसे मिलकर खुशी हुई। और जून उसे देखकर कहता है, अरे यार ये किसके गले पड़ गया। और उसे नोटिफिकेशन आती है कि आपकी ओडाकुन की अंडरस्टैंडिंग 15 से बढ़ गई है। और जून वहाँ बैठते हुए पूछता है, हे तुम्हें कल का वो हैंड आउट याद है जो सभी को दिया गया था। और वो ओटाकू कहता है, हाँ कितना अजीब था ना, उस हैंड आउट में उस लाफिंग वुमेन के बारे में लिखा हुआ था। और ये सुनकर जून में क्यूरियोसिटी जागती है और वो कहता है, अगर तुम उस लाफिंग वुमेन को देखो तो तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करना है जैसे कि तुम उसे बिल्कुल भी नहीं जानते हो। और जून कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। और वो अपने गेम में बिजी होते हुए कहता है, सो दामेदा। और ये सुनकर हमारा हाल भी जून की तरह ही हो जाता है और वो उसी वक्त वहां से उठकर सूना के पास चले जाता है और वो उससे कहता है, मैं तुम्हें देख रहा था, आज तुम बहुत लेट आई हो। और सूना कहता है, हाँ मेरी दादी माँ ने मुझे उठाने में थोड़ी सी देरी कर दी। और वो उसके डेस्क मेट को देखते हुए कहता है, क्या तुमने उससे बातें कर ली है। और सूना ना में इशारा करती है। तभी वो उसे खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, हेलो मेरा नाम ली जून है। और वो लड़की पहले उसे ऊपर देखती है और वो अपना बुक बंद करते हुए कहती है, हाय मेरा नाम इन हायून है। और जून बिना समय बर्बाद किए उससे पूछ बैठता है, मुझे माफ़ करना, पर क्या तुमने कल के वो प्रिंट आउट के बारे में सुना है। और वो कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ थोड़ा सा अजीब तो था उसमें, वैसे उसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें पूरे कैंपस में कोई अजीब सी स्माइल करती हुई वुमेन दिखी तो तुम्हें उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर देना है और जब तक वो तुम्हारे सामने से गुजर नहीं जाती तब तक तुम्हें उसके तरफ देखना भी नहीं है। शायद कुछ ऐसा ही था। और वो स्माइल करते हुए कहती है, माय गुडनेस कितना ज़्यादा क्रीपी है, क्या तुम भी मेरी बात पे एग्री करते हो। और ये सुनकर यहाँ दोनों कुछ सोच रहे होते हैं और जून सोचते हुए बोलता है, ये घोस्ट स्टोरी वाकई ये हमारे साथ ही बीतने वाली है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे उसे पहले ढूंढना चाहिए। और उसकी सोच को काटते हुए सूना की पीठ जोर से गड़गड़ाने की आवाज़ करती है और सूना का चेहरा लाल पड़ जाता है। सूना जो कि शर्माते हुए बेचारी कुछ कह नहीं पाती है। जून तुरंत उससे पूछ देता है, चलो कोई बात नहीं, क्या हमें ब्रेकफास्ट करने चाहिए सूना। और वो भी हाँ का इशारा करती है। और उसके बाद कैफेटेरिया का सीन जहाँ उसके तरफ कोई हाथों में पेन नाइफ लिए बढ़ रहा होता है। दोनों कैफेटेरिया में पहुंच जाते हैं और जून कहता है, अरे यार भीड़ तो देखो, कितने सारे लोग हैं। और वो सूना की तरफ देखते हुए कहता है, इससे पहले तो ब्रेक ही खत्म हो जाएगा, हम उस शेल्फ तक पहुंचेंगे कैसे। और सूना वो भी आगे ही देख रही होती है। तभी दोनों भीड़ में से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और वहां पर एक शेल्फ पर से जून ब्रेड का पैकेट उठाते हुए कहता है, मुझे ये चाहिए, और तुम्हारे बारे में क्या। वो आसपास देख ही रही होती है। तभी पीछे से दो बच्चे चिल्लाते हुए कहते हैं, आगे वाला बोलता है, अरे यार अब तू धकेलना बंद भी कर, यहाँ ऐसे ही जगह नहीं है। पीछे वाला कहता है, भाई मैं थोड़ी कर रहा हूँ। और वो पीछे मुड़कर देखता है और गुस्से में कहता है, कौन धक्का दे रहा है साले। और वो सभी लोग को देखकर एकदम शांत हो जाते हैं। एक डरावनी सी वुमेन उसकी खतरनाक स्माइल के साथ
और वो पीछे वाला बंदा कहता है ये कौन है आखिर, और ये इतनी लंबी कैसे है। और ये लोग इससे ज्यादा कुछ सोच पाते कि वो एकदम जोर जोर से हंसने लगती है, और वहां पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी वो लड़के के चेहरे के एकदम हॉरिजॉन्टली उस वुमेन का ब्लेड गुजर जाता है और उसका सर कटकर दूसरी तरफ फेंका जाता है। सभी लोग एकदम सन्नाटे में उस दृश्य को देखते रह जाते हैं, यहाँ तक कि जून और सूना भी। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता और इसी के साथ सभी बच्चों में हड़कंप मच जाती है। अरे ये क्या हो रहा है, भागो उधर भागो, और सब उस वुमेन से दूर भागने लगते हैं। और दूसरी तरफ दरवाजे पे वो वुमेन सबकी तरफ देखे जा रही होती है। सभी लोग हॉर्ड में उससे दूर भाग तो रहे होते हैं और वो एकदम जोर जोर से हंसने लगती है, एक डरावना सा चेहरा बनाते हुए। और उसके सामने आने वाले जितने भी बच्चे रहते हैं वो सभी का गला काटने लगती है, जैसे कोई सब्जियां काट रहा हो। और ये सब दूर से जून देखते हुए कह रहा होता है ये तो वही चीज है जो उस प्रिंट आउट में मेंशन था, द लाफिंग वुमेन। और वो इधर हंसते हुए सबका काम तमाम कर रही होती है। जून दूसरी तरफ सुना का हाथ खींचते हुए कहता है हमें भागना होगा, और वो काउंटर की तरफ इशारा करते हुए कहता है सुना जल्दी करो, वो काउंटर के पीछे का विंडो, हमें वहीं से भागना है। और वो भी हाँ कहते हुए आने लगती है। जून सोच रहा होता है जैसा कि उस प्रिंट आउट में कहा था हमें उसे इग्नोर करना पड़ेगा, पर यार इसे इग्नोर कैसे करें, इतना सब कुछ हो रहा है मेरी आंखों के सामने। और वो सुना को काउंटर के उस तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा होता है, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। और यहाँ सुना डरते हुए उसे कहती है जून तुम्हारे पीछे देखो। और जैसे ही जून पीछे मुड़ता है तो आओ देखा ना ताओ, वो लड़की एकदम उसके सामने ही खड़ी होती है और उसकी डरावनी सी हंसी। इसी के साथ 2 नोटिफिकेशंस आते हैं कि यू आर डेड एंड यू विल रीस्टार्ट एट द प्रीवियस चेक पॉइंट। हमारा जून वापस से क्लास में पहुंच जाता है और वो चौंकते हुए कह रहा होता है ये क्या हुआ, क्या मैं एंट्रेंस सेरेमनी के दिन वापस आ गया हूँ। और फिर वो अपना फ़ोन निकाल कर चेक करता है जिसमें सुबह के 7:55 हुए होते हैं, और वो कहता है ओह मैं तो आज की सुबह में आ गया हूँ। और उसे वो लास्ट सीन याद आता है, उसका चाकू उसके आंखों के सामने, और वो उसके आंख की तरफ देखते हुए कहता है मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। और वो गहरी सोच में डूब जाता है कि मुझे किसी तरह से इसका सच पता करना पड़ेगा। और उसे उस मोटे की बात याद आती है, वो कह रहा होता है अगर तुम्हें वो लाफिंग वुमेन दिखे तो तुम्हें ऐसा व्यतीत करना है कि तुम उसे देख भी नहीं सकते हो। और सूना की डेस्कमेट जो कह रही होती है अगर तुम्हें कोई भी वुमेन स्माइल करते हुए कैंपस पे दिखती है तो तुम्हें उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखना है जब तक वो वहां से गुजर नहीं जाती। और ये सब याद करते हुए जून के सर में दर्द हो रहा होता है और वो कहता है आखिर यार मैं ये कैसे करूंगा। वापस से सिटिंग अरेंजमेंट वाला सीन होता है और जून को फिर से वही ओटाकू के साइड वाला सीट मिला होता है, और वो इस बार भी उससे खुद को इंट्रोड्यूस करता है और वो उससे सीधे पूछ देता है कि तुम्हें वो हैंडआउट के बारे में पता है जो कल हमसे वापस लिए गए थे। और यही सवाल दूसरी तरफ वो सुना के डेस्कमेट को भी करता है और वहां सेम जवाब पाकर चुपचाप खड़ा होकर सोच रहा होता है। तभी वापस से वही सारे सीक्वेंसेस रिपीट होने लगते हैं। अचानक से सुना की पेट भूख के मारे आवाज करती है और जून कह रहा होता है इस बार मैं वो चीज वापस से नहीं दोहराने वाला हूँ। और बिना कुछ कहे वो निकलकर बाहर कॉरिडोर में चला जाता है और वो खिड़की के बाहर कैफेटेरिया की तरफ देखते हुए कहता है मैं यहाँ से सब कुछ देख पाऊंगा कि वो आखिर लाफिंग वुमेन आती कहाँ से है और मुझे उसे हराने का कोई न कोई तरीका जरूर मिलेगा। और वो नोटिस करता है कैफेटेरिया की पीछे वाली दीवार पे एक गंदा सा हाथ आता है और कोई चढ़ते हुए ये वही खतरनाक सी लाफिंग वुमेन रहती है जो वहां से क्रॉस कर कैफेटेरिया की तरफ बढ़ रही होती है। और तभी जून के पास ग्योंगवॉन आ गया होता है जो उसे पूछता है हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और ग्योंगवॉन खिड़कियों के बाहर देखते हुए कहता है तुम आखिर यहाँ से क्या देख रहे हो, क्या वहां पर कोई है। और जून बिना संकोच किए खिड़की के बाहर इशारा करते हुए कहता है ग्योंगवॉन क्या तुम्हें वहां पर वो बहुत लंबी हाइट वाली लड़की दिख रही है।
और ग्योंग वॉन बाहर देखते हुए कहता है, हाँ कितनी अजीब है और ये इतनी ज्यादा लंबी है, इसके बाल तो देखो कितने गंदे हैं, उसने पूरा चेहरा छुपा रखा है। और जून कहता है, मुझे लगता है वही लाफिंग वुमेन है जिसके बारे में उस हैंडआउट में लिखा गया था। और ग्योंग वॉन चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा होता है। तभी फिर जून कहता है, हे तुम सोच के बताओ, वो जो मेन कैरेक्टर था तुम्हारे मैनुअल घोस्ट स्टोरी का, वो सरवाइव कैसे करता है। ये सुनकर ग्योंग वॉन थोड़ा सा अचंभे में पड़ जाता है और वो कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम। और जून कहता है, देखो तुमने जो मैनुअल स्टोरी मुझे बताई थी ना कल, प्लीज तुम्हें कुछ तो याद होगा, उसमें वो मेन कैरेक्टर आखिर सरवाइव कैसे करता है। और ग्योंग वॉन अपने गालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, वो स्टोरी बस एक सिंपल सी स्टोरी है, उसमें कोई मेन कैरेक्टर थोड़ी है, ये तो बस एक कॉन्सेप्ट है। और जून उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ भाई मुझे पता है, पर जो लोग वो चीज देख रहे थे वो कैसे सरवाइव किए। और ग्योंग वॉन कहता है, यार ये एक मैनुअल था, तो तुम्हें नहीं लगता कि लोग उस मैनुअल को फॉलो कर सरवाइव कर गए होंगे। तुम्हें वो मैनुअल में बाकी सभी चीजें उसके बारे में बताई भी तो है। और ये सब बातें चली रही होती है कि अचानक ग्योंग वॉन उससे पीछे आते हुए कहता है, और तुम इतने बदले बदले से क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम कल से ही बहुत ऑड बिहेव कर रहे हो, तुम्हें हैंडआउट की बातें इतनी सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। और वो बाहर इशारा करते हुए कहता है, क्या ये उस वुमेन के कारण है, वो बस कोई पागल होगी। और इनकी बातों के बीच में बाहर से एकदम जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और दोनों खिड़की के बाहर देखते हैं, ये वही वुमेन चिल्ला रही होती है कि अचानक से खिड़की का शीशा पार करते हुए ग्योंग वॉन के सर में कुछ लगता है और जून के सामने ही दिखाते हैं वो लड़की का नाइफ ग्योंग वॉन की आंखों में घुस गया होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और ये देखकर वहां सभी लोगों की भीड़ जमा होने लगती है, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। और सभी भीड़ के पीछे वहां सूना दरवाजे के साइड से डरते हुए बाहर देख रही होती है। तभी दिखाते हैं जून, जो कि सूना का हाथ पकड़ते हुए कहता है, हे मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, क्यों ना हम फील्ड में चलते चलते ये बात करें। और सूना भी उसके साथ राजी हो जाती है। जून के मन में बस एक ही बात थी, मैं ग्योंग वॉन को भले बचा नहीं पाया, पर इस डीमन किंग या फिर जो भी है इन सभी से मैं सूना को जरूर बचा सकता हूँ। स्कूल बिल्डिंग से चिल्लाने की आवाज आती है और बाहर फील्ड में खेल रहे दो बच्चे, उनमें से एक कहता है, हे क्या तुमने कुछ सुना। और दूसरा बंदा कुछ कह पाता कि तभी उनके साइड से वहां जून सूना का हाथ पकड़े हुए तेजी से भाग रहा होता है। सूना पीछे से कह रही होती है, जून कोई चिल्ला रहा है। और जून कहता है, बिल्कुल भी पीछे मत देखना, बस दौड़ती जाओ। और उन्हें पीछे से बहुत सारे चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है और यहाँ पर कॉरिडोर का सीन, जहाँ पर वो वुमेन पहुंच गई होती है और उसने ग्योंग वॉन के सर से अपना चाकू निकाल लिया होता है और उसे सब देख रहे होते हैं। तभी वो वुमेन की डरावनी सी हंसने वाली आवाज आती है और अचानक से वही मौत का तांडव शुरू और बच्चे उससे दूसरी तरफ भागते हुए कह रहे होते हैं, हे क्या हो रहा है, टीचर नहीं पुलिस को बुलाओ। और पूरे कॉरिडोर में मौत का तांडव मच रहा होता है जिसे क्लासरूम के अंदर डरे हुए बच्चे देख रहे होते हैं। और ये सब फील्ड में खड़े जून और सूना भी देख रहे होते हैं। इन दोनों को कुछ पता नहीं चल रहा होता है। तभी ये दोनों फिर गेट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। जून सोच रहा होता है, क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ, क्या स्कूल से भागकर हम एस्केप कर सकते हैं, इसके बाद क्या होगा, मैं 3 साल किसी और स्कूल में बिता लूंगा और न जाने एक दिन वो डीमन किंग फिर से रिवाइव हो जाएगा और मुझे मार डालेगा और फिर स्क्वायर 1 पे कहानी। क्या ये सच में एक अच्छी चॉइस है। शिट, अब मैं क्या करूं, पर मुझे जिंदा तो रहना ही है ना। तभी उन दोनों के पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है और वो जैसे मुड़कर देखते हैं वो वुमेन खिड़कियों से बाहर आ रही होती है। और यहाँ जून चुपचाप सूना का हाथ पकड़कर कहता है, और तेजी से भागो। और अब तक में वो वुमेन विंडो से बाहर आ गई होती है। फिर वो दौड़कर इन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है, पास, बहुत ज्यादा पास, इतना पास कि जून पीछे घूमकर कहता है, सुना और तेज भागो। पर ये क्या,
उसने अपने हाथों में बस सुना का कटा हुआ हाथ पकड़ रहा होता है और वो देखता है पीछे सुना को उस लाफिंग वुमेन ने खत्म कर दिया है। वहीं डर कर जमीन पर बैठ जाता है और वो वुमेन उसके गले के आर पार अपना चाकू पास कर देती है और इसी के साथ उसका सर भी जमीन पे रोल कर जाता है। और वही दो मैसेजेस, यू आर डेड, यू विल रीस्टार्ट एट द प्रीवियस चेक पॉइंट, लोडिंग। और वापस से वो क्लासरूम में पहुंच जाता है और वो गुस्से से सर पकड़ते हुए कहता है, क्या बकवास है ये, मैं आखिर इस चीज को कैसे हरा सकता हूं जो लोगों के सरों को कोई चाकू से एकदम सब्जियों की तरह काट रहा हो। ऐसे मॉन्स्टर को कोई कैसे हरा सकता है, एक टाइक्वांडो ब्लैक बेल्ट भी ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। अब मैं क्या करूं, अरे यार। और वो एकदम शांत होते हुए सोच रहा होता है, अभी मुझे शांति से इसका कोई उपाय निकालना पड़ेगा। लाफिंग वुमेन ये एक मैनुअल घोस्ट स्टोरी है, जैसा कि कल की अनाउंसमेंट वाली घोस्ट स्टोरी थी जो क्लासरूम में रहने से रिजॉल्व हो गई। और इसे सॉल्व करने का बस एक ही कंडीशन है कि मुझे इसे नज़रअंदाज करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पर यार वो जो काम करती है उसे नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं, एकदम नामुमकिन है। अगर मैं उसे नज़रअंदाज कर भी दूं तो मेरे आसपास के लोग वो थोड़ी कर पाएंगे और वो अपना मौत का तांडव तो मचाएगी ही। आखिर मेरे पास क्या जरिया बाकी बचता है, एक ही रास्ता है कि मैं उस लाफिंग वुमेन का अकेले सामना करूं, एकदम अकेले और कामयाब हूं। पर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसी के साथ वापस से वो सीट अरेंजमेंट वाला सीन, सभी के चिट्स उठाने और टीचर का सीट डिसाइड करना। इस बार भी उसे वही ओटाकू वाला सीट मिलता है, पर इस बार वो खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करता है क्योंकि उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि वो लाफिंग वुमेन। और वो कैफेटेरिया का सीन याद करते हुए कहता है, वो ब्रेक के टाइम में पहले क्लास के बाद दीवार पार कर कर आती है। और दिक्कत तो यही है ना कि मैं उसे अनदेखा कर कैसे सकता हूँ। अगर मैंने अपनी आंख और कान बंद कर लिए तो इसका मतलब ही यही होता है ना कि मैं उसे देखकर ये सब काम कर रहा हूँ। मुझे ये अपने आंख और कान खुले रख के करने पड़ेंगे। ये कैसे हो सकता है? क्या मैं सिंपली उसके साइड से गुजर जाऊं बिना कोई रिएक्शन दिए? नहीं यार, वो मुझे ऐसे इग्नोर करके वापस तो कैफेटेरिया ही जाएगी ना। ये आखिर ऐसा क्यों होता है? सिर्फ मैं ही क्यों? वो घोस्ट स्टोरी कितनी अलग है पहले दिन के एंट्रेंस सेरेमनी से, क्योंकि ये एक रियल एंटिटी है और कोई मिस्ट्री नहीं है। मुझे लगता है पुलिस या फिर मिलिट्री को शामिल करने से इसे आराम से रोका जा सकता है। पर पिछली बार जब मैंने फील्ड में एकदम तेजी से भागने की कोशिश की थी तो मैं ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाया था। पर मैं चाहे जो भी सोच लूं, आखिर मेरे पास एक ही रास्ता बचता है कि मुझे इन सभी चीजों को एकदम पूरी तरह से नजरअंदाज करना पड़ेगा। चाहे जितनी भी मौतें हो जाए, पर मुझे उसे इग्नोर करना ही पड़ेगा। और उसके इस गंभीर सोच के बीच में सुना उसे बुलाती है और कहती है, क्या तुम मेरे साथ कैफेटेरिया चलना पसंद करोगे? मुझे एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और मैं ब्रेक में वहाँ जाना चाहती हूँ। और उसे बस सुना के डेथ का सीन याद आ रहा होता है और वो अपनी मुट्ठी टाइट करते हुए कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहा होता है और सुना उसे ये डिसाइड करते हुए देख रही होती है। और यहाँ जून के मन में चल रहा होता है कि अगर मुझे ये पहले से पता होता तो मैं इतने सारे दोस्त बनाता ही नहीं। और सुना, तुम अकेली भी तो नहीं जा सकती हो ना, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। तुम क्यों ना क्लास में ही रुक जाओ। मैं इसका कोई समाधान जरूर निकालूंगा, इसका सामना मैं जरूर करूंगा। और वो सुना को कहता है, तो ठीक है, तैयार हो जाओ, हम ब्रेक में वहां के लिए निकलने वाले हैं। जून और सुना कैफेटेरिया के पीछे वाले वॉल के पास खड़े होते हैं और पीछे से सुना आवाज लगाती है और जून उससे पीछे घूमकर देखता है। तभी सुना कहती है, कैफेटेरिया तो वहां पर है ना, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? और जून कहता है, सुना एक्चुअली ना मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, क्या तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मेरे लिए आसपास का ध्यान रखोगी? और वो उसे समझाता है, मैं दीवार क्रॉस करके ना थोड़ी देर में ही वापस आता हूँ, क्या तब तक तुम आसपास देखोगी कि कोई आ तो नहीं रहा?
पहले सुना इधर उधर देखती है, फिर एकदम रोने सा चेहरा बनाते हुए कुछ कहना चाहती है और जून उसे कह रहा होता है क्या 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 हो गया तुम्हें। और अब जून को ये बात क्लिक करती है और वो सोचता है अरे यार, मैं लाफिंग वुमेन से इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था कि मैंने ये सोचा ही नहीं। इसे पक्का ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई स्मोक करने जा रहा हूँ। और उसे समझाते हुए कहता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, मैं बस एक छोटा सा काम करके वापस आता हूँ। और इसी के साथ वो बाउंड्री के दूसरी तरफ उतर गया है और एक झाड़ी के पीछे बैठकर आसपास उसी लाफिंग वुमेन को ढूंढ रहा होता है। और वो आसपास देख ही रहा होता है कि उसे आगे के जंगल में वो लाफिंग वुमेन दिखती है। और वो लाफिंग वुमेन अचानक से उसके तरफ देखते हुए अपना नेक ट्विस्ट कर लेती है। और ये देखकर जून, जो कि बहुत ज़्यादा डर जाता है, अचानक से फ्लिंच करता है और कहता है अभी तक ठीक है, मैंने अभी तक कोई रिएक्ट नहीं किया है, कुछ नहीं होने वाला। और वो सोच ही रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जल्द से जल्द कोई तरीका निकालना पड़ेगा। और वो लाफिंग वुमेन एकदम उसके साइड में आ गई होती है और जून सोच रहा होता है कि जल्दी से जल्दी मुझे खुद को अंधा करना पड़ेगा, वरना मैं इसे इग्नोर कैसे करूं। और ये अंधा शब्द सुन के ना उसे फटाक से क्लिक करता है और वो कहता है एक सेकेंड, मेन मेन्यू और वो सेटिंग्स। और तुरंत वो एकदम तेजी से ब्राइटनेस को मैक्स कर देता है और उसके आसपास पूरा सराउंडिंग एकदम वाइट हो जाता है, उसे कुछ नहीं दिख रहा होता। और वो सोच रहा होता है कि वैसे मैं आसपास तो देखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ और ये वो लाफिंग वुमेन को भी ऐसा ही लग रहा होगा कि मैं उसे नहीं देख सकता और ये कोई रिएक्शन में काउंट भी नहीं होने वाला है। और अभी उसे आवाज़ आती है देखा, तुमने देखा, क्या तुमने मुझे देखा। और ये बात वो लाफिंग वुमेन कह रही होती है, जो सुनकर जून सबसे पहला काम ये करता है कि ऑडियो वाले ऑप्शन को एकदम म्यूट कर देता है। और वो अब जाके राहत की सांस लिया होता है और कहता है अब ना ही मैं कुछ देख सकता हूँ ना ही कुछ सुन सकता हूँ, एकदम मेडिटेशन जैसा। और तो और वहाँ पर सुना आसपास देख रही होगी, इससे बड़े रिलीफ की मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये तो वाकई बहुत अच्छा हो गया। और वो सन्नाटे में घूरते हुए सोच रहा होता है ये बात मेरे मन में अभी तक घर कर रही है कि कहीं ये सब बर्बाद तो नहीं हो गया, क्या वो सीधे मुझे बाईपास करके सीधे कैफेटेरिया की तरफ तो नहीं चली गई। और वो कहता है ज़रा सा इसका ब्राइटनेस मैं कम करके देखता हूँ। और वो कम करता है, जैसे ही थोड़ा सा स्लाइडर मूव होता है कि उसके सामने वो लाफिंग वुमेन की इमेज आने लगती है और बिना कुछ सोचे वो तेजी से उसे फिर मैक्स कर देता है और कहता है फक, अब तो मैं पकड़े जाने वाला था यार, ये यहीं पर खड़े होकर मेरे रिएक्शन का वेट कर रही है, कितनी ज़्यादा जिद्दी है, कोई आखिर इसे इग्नोर कैसे करे, साले क्या करें इसका। और वो सोच रहा होता है कि अभी वो मेरे आसपास घूमकर चारों तरफ से बस मेरे रिएक्शन का इंतज़ार ही कर रही होगी, मुझे बस वो मैनुअल को फॉलो करना है और यहाँ पर शांति से खड़े रहना है। और उसे वो लाफिंग वुमेन के पास्ट वाले सभी कांड याद आते हैं, कैसे वो अपने नाइफ से सबको बुरी मौत दे रही होती है और वो आखिरी उसका डेथ, ये याद करते हुए जून आगे तेजी से एक पंच चला देता है जो कि उस लाफिंग वुमेन के सीधे चेहरे में जा लगता है। और वो उसी के साथ दूसरा पंच, तीसरा पंच, और चिल्ला रहा होता है मेरे साथ बकवास करना बंद करो, चली जाओ यहाँ से। और वो पंचेस पे पंचेस दाग रहा होता है और उसे रियलाइज होता है कि ये काम तो कर रहा है क्योंकि ये एक रिएक्शन की तरह काउंट नहीं होगा और अब तक मैंने मैनुअल को वायलेट भी तो नहीं किया है। मेरी आंखों में देखो, मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बात कह रहा हूँ। और ये अब वो सीरियसली अपना पूरी तरह से बॉक्सिंग प्रैक्टिस ही शुरू कर दिया होता है और कह रहा होता है ये सुना के लिए, ये ग्योंगवॉन के लिए और ये मेरे लिए, कहते हुए वो तेजी से अपनी किक चलाता है जो किक सीधे उस लाफिंग वुमेन को लगती है और वो जंगल में जमीन पर एकदम फ्लैट गिर जाती है। और ये चीज ना जून को भी फील होती है और वो एक राहत भरी स्माइल के साथ कहता है मैं बेकार ही इससे डर रहा था, ये तो कुछ भी नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में जून थोड़ा थोड़ा थक गया होता है और वो हाँफते हुए सोच रहा होता है मैं ये काम आखिर कितनी देर से कर रहा हूँ
और अब तक मुझे कुछ नहीं हुआ है। इसका मतलब यही है कि मैं मैनुअल को पूरी तरह से फॉलो कर रहा हूँ। और कितनी देर करना पड़ेगा? अगर काम खत्म हो गया होता तो मुझे पहले की तरह मैसेज जरूर आता, पर ये क्या? और उसे कुछ शॉकिंग उसके मन में एक डर आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लाफिंग वुमेन मुझे क्रॉस करके कब की कैफेटेरिया की तरफ निकल चुकी है। और सुना जो कि वहां मेरा वेट कर रही थी, उसे मेरी चिंता होने लगी और वो दीवार क्रॉस कर कर मुझे चेक करने आ गई। और कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने देर से मैं सुना पे अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस किए जा रहा था। शिट यार, ये क्या हो गया? और वो फिर से ब्राइटनेस कम करना शुरू करता है और उसे वापस से वही लाफिंग वुमेन दिखना शुरू हो जाती है, जिससे वो फिर से ब्राइटनेस को तेजी से मैक्स कर देता है। बिना कुछ सोचे और तसल्ली से पंचेस मारना स्टार्ट करता है, एक उसके चेहरे पे, दूसरा चेहरे पे, तीसरा पेट पे। और धमाकेदार पंचेस के साथ वो वुमेन का भी हालत खराब हो रहा होता है और वो एक पंच वन पंच मैन की तरह लोड करते हुए कहता है, अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ रियल बॉक्सर्स कैसे होते हैं। और सीधा उसके चेहरे पे जोरदार पंच मारता है। ये पंच वाकई उसे बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, इतना कि वो डिसअपीयर हो जाती है। और फाइनली हमारे मेन कैरेक्टर जून के पास मैसेज आ गया होता है कि आपने बी रैंक घोस्ट स्टोरी लाफिंग वुमेन को सरवाइव कर लिया है। आपको 15 घोस्ट स्टोरी पॉइंट्स मिलते हैं। आपने अपने विट्स का यूज किया है और लाफिंग वुमेन को हराया, इसलिए आपको और 70 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। और ये सब भाई हमारे जून की खुशी को दुगना कर रही थी। और यही नोटिफिकेशन को ना वो एकदम चिल्लाते हुए सेलिब्रेट करता है और अब वो दीवार क्रॉस करके दूसरी तरफ आते हुए अपने हाथों को मसाज कर रहा होता है और कहता है, ये जीत मुझे उतनी ज़्यादा खुशी नहीं दे रही है। और उसे सुना आवाज़ लगाती है, हे वो कौन था? और ये जून सोच ही रहा था क्या कह रही है। और सुना पूछती है, तुम इतनी सारी गालियां किसे दे रहे थे? मैं आवाज सुन रही थी, वहां पे कुछ फाइटिंग हो रही थी क्या? और जून सोचता है, साली वो लाफिंग वुमेन वो मुझ पे बहुत सारी गालियां यूज कर रही होंगी। यार ये क्या हो रहा है? मैंने उसे सच में हराया ना, या फिर वो आगे फिर वापस आएगी? और वो हंसते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, एक्चुअली ना वहां पर एक पागल आदमी था, इसीलिए मैं उसे भगाने में लग गया था। अब सब कुछ ठीक है। और सुना कहती है, अगर ऐसा था तो तुम्हें कोई टीचर को बुलाना चाहिए था ना, ये कितना खतरनाक है। और क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट तो नहीं आई है ना? और जून कहता है, अरे मेरी चिंता छोड़ो, मैं एकदम ठीक हूँ। और हाँ सुना, मैं पूछना चाह रहा था ब्रेक खत्म होने में कितना टाइम बाकी है? और वापस से क्लास के अंदर ग्योंगवॉन पूछता है, तुम लोगों को इतना टाइम कैसे लग गया? तुम्हें पता है आधे घंटे पहले से क्लास स्टार्ट हो चुकी है और तुम लोग लकी हो कि अभी सेल्फ स्टडी का टाइम दिया गया है और तुम दूसरे दिन पे ही क्लासेस स्किप करना शुरू भी कर दिए। और जून हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे एक दूसरा काम आ गया था। और जून कहता है, सेल्फ स्टडी? अभी तो कोरियन क्लासेस थी ना, उसका क्या हुआ? और ग्योंगवॉन कहता है, वेल यहाँ पे ना कुछ मीटिंग्स चल रही है उनकी। हमारा स्कूल ईयर स्टार्ट हो रहा है ना, टीचर्स ने हमें कहा है कि हमें कोई क्लब ज्वाइन कर लेना चाहिए। जून कहता है, एक क्लब? और ग्योंगवॉन कहता है, हाँ हमारे स्कूल में क्लब्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, इसलिए हमें भी एक क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। और हमारे जून के सामने लेटर होता है क्लब ज्वाइन करने का और वो उसे देखते हुए सोच रहा होता है, फ्राइडे को टोटली क्लासेस नहीं है, सिर्फ दिन भर क्लब। वाह कमाल है स्कूल में। और वो एप्लीकेशन को पढ़ भी नहीं पाता है कि उसके सामने एक नोटिफिकेशन होता है कि आपको कोई भी क्लब पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए आपने अपना क्लब स्टार्ट करने का सोचा है। और ये देखकर जून कहता है, क्या पूरा पढ़ने तो दे यार, तुझे कैसे पता कि मुझे एक भी पसंद नहीं है? और ये क्वेस्ट कैसा क्वेस्ट है, दत्त तेरी की। और वो पेन खोलते हुए कहता है, खैर कर भी क्या सकते हैं, जैसा बोला गया वही करो। और वो पेपर पर अपने क्लब का नाम लिख देता है, घोस्ट स्टोरी क्लब, जिसका वो फाउंडिंग मेंबर है। और इसी के साथ उसके सामने क्वेस्ट भी आ जाता है घोस्ट स्टोरी क्लब बनाने का और उसके रिवार्ड्स। हमें स्कूल के सारे बच्चे लंच करते हुए दिखाए जा रहे होते हैं, पर हमारा जून जो कि मेन स्क्रीन में ही खोया हुआ होता है और वो उसे पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहा होता है।
और कहता है कैजुअलिटी रेट ये पिछले बार 2% था, अब ये 4% हो चुका है। ये कोई एक्सपीरियंस पॉइंट सिस्टम है क्या? पता नहीं क्या क्या चल रहा है। खैर छोड़ो, मुझे इससे क्या करना है। और वो स्टेटस विंडो पे क्लिक करता है और अपने स्टैट्स देख रहा होता है और वो नोटिस करता है वहाँ पे स्पेशल एबिलिटीज लिखी हुई है और वो स्माइल करते हुए सोचता है जितना तक मुझे याद है पिछली बार जब मैंने लाफिंग वुमेन को हराया था ना, तो मुझे कहा गया था कि गोस्ट स्टोरी पॉइंट से कोई स्पेशल एबिलिटी खुलती है, शायद यही होगी। खैर अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसे चेक करना चाहिए? और वो उस पर क्लिक करता है, तभी शो करता है कि आपका स्पेशल एबिलिटी एम्प्टी है, पर आप 100 पॉइंट स्पेंड करके एक अनलॉक कर सकते हैं। और जून थोड़ा घबराते हुए ही सही सोच रहा होता है, इतनी बार मर मर के मैंने पॉइंट्स जमा किए हैं, क्या इस एक एबिलिटी पे खर्चा करना ठीक होगा? और वो अपने कांपते हुए हाथों से ही यस पे क्लिक कर देता है और 100 घोस्ट पॉइंट्स यूज होने के साथ उसके सामने की स्क्रीन फ्लिकर करती है और उसमें कई सारे आइकन्स आ जाते हैं स्पेशल पावर्स के। और ये आइकन्स अचानक से रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और जून सोच रहा होता है, हैं कि क्या चल रहा है? ये हो क्या रहा है? ये कोई गाचा गेम है क्या? और ये स्पेशल एबिलिटीज रैंडमाइज्ड है? भाई ये चल क्या रहा है? क्या फास्ट वॉकिंग, फास्ट रनिंग भी नहीं, वॉकिंग? क्या स्कैम है यार, प्लीज मुझे कुछ अच्छा दे देना बस। और इसी के साथ स्क्रीन स्लो होनी स्टार्ट हो जाती है और जून जो कि बेचारा वेट कर रहा होता है कुछ अच्छा मिले, उसके सामने एबिलिटी आती है गॉडेस ऑफ लक। और ये नोटिफिकेशन देख कर ना जून में एक अलग तरह की खुशी होती है और वो कहता है एक एस रैंक, फाइनली लगता है एस रैंक की एबिलिटी मेरे पास आ गई है। वैसे तो अच्छी ही होगी, पर मुझे चिंता एक ही चीज की है कि ये कंज्यूमेबल एबिलिटी है, बस इसे छोड़कर बाकी सब तो ठीक ही है। और इसी के साथ स्कूल के बाहर किसी दूसरे रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हमारे तीनों हीरोज बैठे होते हैं और यहाँ ग्योंगवॉन अपना ज्ञान बांट रहा होता है बर्गर्स के ऊपर और उसे परफेक्ट फूड बताने के लिए बहुत सारा भाषण दे रहा होता है। पर हमारे बाकी दोनों को क्या, ये लोग अपने खाने पे ही ध्यान दे रहे होते हैं और यहाँ पर ग्योंगवॉन भाई इन सभी को प्रोपेगेंडा बता रहा होता है। इसकी बातों के बीच में ही अचानक से रियलिटी थोड़ी सी डिस्टॉर्ट करती है, ये किसी ने नोटिस नहीं किया होता है। और यहाँ जून हमारा बर्गर खाते हुए ये सोच रहा होता है, खैर जो भी हो रहा है मुझे उससे क्या। और वो घूमकर सुना को देखते हुए कहता है, सुना भी मेकअप यूज करती है यार, इसीलिए ये इतना ज्यादा प्रिटी दिखती है। और यहाँ ग्योंगवॉन का भाषण कंटिन्यू हो ही रहा होता है, पर वो सेंटेंस पूरा कर पाता उससे पहले उसका चेहरा फूलने लगता है, जो कि जून देख ही रहा होता है कि अचानक से वो ब्लास्ट कर जाता है और उसके स्पेक्टेकल्स जो कि राउंड राउंड करते करते सीधे जून के ऊपर परफेक्टली लैंड कर जाते हैं। और नोटिफिकेशन आता है पैसिव स्पेशल एबिलिटी गॉडेस ऑफ लक एक्टिवेट हो गया है। और जून ग्लासेस को एडजस्ट करते हुए कहता है, अच्छा तो ये एबिलिटी इसके लिए था, मैं इसका इतनी देर से इंतजार कर रहा था एक चश्मे पहनने का। और वो सुना को देखते हुए कहता है, सुना हमें यहाँ से चलना। और ये पूरा कर ही नहीं पाता है क्योंकि अब तक सुना ने भी अपना वो जो मेकअप ब्रश होता है अपनी आंखों में घोंप लिया होता है और वो काम बार बार कर रही होती है, जिससे उसके खाने पे एकदम खून फैल गया होता है। और वो वही क्रीपी से चेहरे से हमारे जून की तरफ मुड़ती है और उसका भी डिस्टॉर्टेड चेहरा दिखाया जाता है। वो अचानक से किसी ज़ॉम्बी की तरह हमारे जून पर टूट पड़ती है और फिर हमारा जून जिसकी अचानक से नींद खुली होती है उसके कमरे में, और वो बेड पर बैठते हुए सोच रहा होता है, ये आखिर ये सब क्या हो रहा है? अब तो ये मेरे सपनों में भी आने लगे हैं, मैं इनसे कैसे निपटने वाला हूँ, ये मैं कैसे करूँगा? और वापस से ना हमें स्कूल बिल्डिंग दिखाया जा रहा होता है, मेंस वॉशरूम, और अंदर के सभी स्टॉल्स में से एक स्टॉल में बहुत ज्यादा आवाजें आ रही होती है और अचानक से वो पॉट का ढक्कन खोलते हुए दो ईविल से हाथ निकलते हैं और हमें एक बहुत से हाथों वाला मॉन्स्टर दिखाया जाता है।